तेज गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए बाजार बचा है आखिरी 1.5 घंटा। क्या कुछ रिकवरी आएगी या फिर आज दबाव ही रहेगा? किन लेवल्स पर होगी क्लोजिंग और क्या करें कल होने वाली हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार आपको थोड़ा ज्यादा ही याद कर रहा था अनिल जी, जिस तरह से गिरावट इस समय हावी होती है दिख रही है। चर्चा करनी है आपके आज के एक्शन पर, उससे पहले बताएं सर इस समय की बड़ी बातें आपको क्या दिख रही है? बिल्कुल बड़ी बातें यही कि दिन के निचले स्तरों पर बाजार इस वक्त निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर भी निचले स्तरों के करीब ही है। तो 15,400 का लेवल आपकी आंखों के सामने है और बैंक निफ्टी 32,800 के आसपास। मेटल शेयर आज फिर से पिटते हुए नजर आ रहे हैं। 4-4.5% मेटल इंडेक्स टूटा है। तो मेटल शेयरों की जो मरम्मत, धुलाई, पिटाई, मार और क्या क्या शब्द होते हैं वो सब कुछ हो रहा है सारे एक ही जगह। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा भी आज कमजोर है। तो मतलब कहीं कोई छुपने की जगह है नहीं और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ एक ही, डाउ फ्यूचर्स। अगर डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे हो तो आप कैसे मजबूत रह सकते हैं? तो एक दिन में 650 पॉइंट बढ़ने के बाद अब फिर से 500 पॉइंट गिरने की तैयारी अमेरिकी फ्यूचर्स की यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ओके, यूरोप के बाजार 1.5 से 2% नीचे है इस वक्त, इनफैक्ट 2.5% तक नीचे है और सब तरफ ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी का, बिकवाली का, मंदी का, खराबी का माहौल है। बिल्कुल सर। कल परसों क्लोजिंग हुई थी 350 पर, करेक्ट। वहां से कल बड़ी तेजी बनी, 700-707 का हाई, लगभग 638 की हाई क्लोजिंग थी। राइट, 50 पॉइंट ही दूर है। जो जितना भी कल का गैप फिल करा था, कितनी तेजी आई थी वो गिव अप करने के लिए। एक्चुअली गैप तो यहीं तक का था, 15,380 15,400 तक का, यहीं तक का गैप तो यहाँ से फिर एक्शन बना, गैप तो फिल हो गया। हाँ, गैप फिल हो गया। हाँ, गैप ऑलमोस्ट फिल हो गया। अब यहाँ से गिरना है तो फ्रेश गिरना है। गैप फिल निकलने की, और क्यों हो गया मैं बताता हूँ आपको, डेटा के साथ बताता हूँ। कल का लो था 15,419, ठीक है, और परसों का जो था आपका 15,382 का हाई था। तो लगभग 380 से 420 की रेंज में जाकर मार्केट को रुकना था, कहीं वहां आ चुका। ज्यादा से ज्यादा और हो जाए तो 15,350। मुझे लगता है कि वहां पर अब हम रुकने चाहिए, अनलेस कि आप डाउ को या और आप 800,000 पॉइंट गिरा दो तो मैं आपकी उस ताकत से तो मैं इनकार नहीं कर सकता जी आज तो। हाँ, कि अगर डाउ ही और ज्यादा गिर जाए कर जाए फिर तो क्या कहेंगे, बट अगर डाउ 500 पॉइंट के आसपास ही है तो फिर वी आर डन फॉर द डे। अच्छा, क्योंकि कल भी डाउ 650 अंक ऊपर था, उस हिसाब से डाउ फ्यूचर्स 500 अंक तो गिव अप कर ही चुका है। तो डाउ में भी ज्यादा स्पेस वहां पर भी बचा नहीं है। बट वही सवाल है, जो गिरावट आ रही है अनिल जी, ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। चलिए एक बार मान लिया कि इम्पोर्टेड कमजोरी है पूरी की पूरी, बट ग्लोबल ट्रिगर्स भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा एक बड़ा ट्रिगर निकल कर नहीं आया जिसकी वजह से ये गिरावट एक्सप्लेन हो। क्योंकि कच्चा तेल गिर रहा है, सभी देशों के लिए अब तो रिलीफ है। कच्चा तेल अगर गिर रहा है, मेटल्स कूल ऑफ हो रहे हैं, सभी के लिए रिलीफ है। तो ये इतना बड़ा ट्रिगर क्या बन गया? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सुबह इसकी बात की थी हमने, मैं एक बार जरा फिर से रिमाइंड करता हूं जी। हमने कच्चे तेल के कोरिलेशन को बताया कि मार्केट के साथ कच्चे तेल का क्या कोरिलेशन होना चाहिए। साथ ही एक चीज और बोली थी मैंने दीप, और वो ये थी कि कच्चे तेल के साथ साथ हमारे लिए फायदा तो होगा, लेकिन जब जब भी कच्चा तेल आपको इस वजह से गिरता हुआ दिखेगा कि इकोनॉमिक रिसेशन में दुनिया जा रही है, तो उस समय मार्केट का रिएक्शन अलग होगा। और हो सकता है उस रिएक्शन के साथ हमें भी रिएक्शन देना पड़े, क्योंकि हमारे रिएक्शन दो तरीके से होते हैं। एक तुरंत मिनट टू मिनट बेसिस पर मार्केट के साथ, दूसरा हमारा इकोनॉमी का रिएक्शन होगा कच्चे तेल। सो इकोनॉमी के रिएक्शन को तो तुरंत आना नहीं होता, उसको तो आने में वक्त लगता है। सो मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में हमारे लिए अच्छा हो जाएगा कच्चा तेल का गिरना, अगर $100 हो जाए तो। लेकिन उस कच्चे तेल के गिरने के पीछे की वजह अगर ये है कि इकोनॉमिक रिसेशन है तो मार्केट गिरेंगे, और उस समय एक बार हमें भी गिरना पड़ेगा। और कितना गिरना पड़ेगा? जितना बाहर के बाजार गिर रहे हैं उससे कहीं कम, उससे कहीं कम। हाँ, उससे कम गिरेंगे हम उनसे कम गिरेंगे, क्योंकि हमारे लिए फायदा भी है। दूसरी चीज दीप जो है वो ये कि अगर कच्चा तेल रूस यूक्रेन के बीच में पूरी तरह से मामला सब खत्म हो जाए, ये हो जाए, उस वजह से गिरे, वो मार्केट के लिए अच्छा होगा। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होने की वजह से अगर कच्चे तेल में गिरावट आती है तब बाजार उसको ज्यादा सेलिब्रेट करेगा। अभी सेलिब्रेट करने का कोई रीजन नहीं है। हाँ, आपके लिए कच्चा तेल नीचे आने से, एक बार के लिए कमोडिटीज के दाम नीचे आने से इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आने की संभावनाएं बढ़ती है, जो आप चाहते हैं। इस वक्त की आपके सबसे बड़ी बीमारी भाई अब ये है ना, जैसे कि भाई आपके हार्ट का इलाज तो हो जाएगा, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है उसकी तो सर्जरी कर देंगे, लेकिन आपके मतलब एक दो हाथ पैर कुछ काम नहीं करेंगे या लेफ्ट साइड राइट साइड काम नहीं करेगा, ये वैसा वाला है। तो आप क्या सोचेंगे, चलो ठीक है ना, एक बार जिंदा तो बचे। हाँ,
बाकी ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो देख लेंगे, ये वैसा वाला हाल है। राइट। सो अब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए सर्जरी कर रहे हो, उस सर्जरी से इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में तो आ रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो छोड़ेगा ना। तो वो रेसेशन वाले या मंदी वाले साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से भी मार्केट गिरेंगे। तो इसलिए कोरिलेशन आपको मीडियम टर्म बेसिस पे कच्चे तेल के साथ रखना है कि कच्चा तेल अगर गिरता है, अगर जियोपॉलिटिकल रीजन से गिरता है तब तो बहुत ही बढ़िया, मंदी की वजह से भी गिरता है तो भी हमें एक बार मार्केट्स के साथ हल्का फुल्का गिरना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें फायदे की बात है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो चलिए अल्टीमेटली फायदे की बात है, बट ऑफ कोर्स एक ही रीजन नहीं होता बाजार के एक्शन की, 2-3 और वजह भी हैं, सबको कंबाइन करें, कमजोरी है। 400 अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ये रहता है। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट खबरें और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। अरमान, कुशल दोनों तैयार? कुशल बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। बिल्कुल दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से वोडाफोन आइडिया अगेन अभी भी फोकस में बना हुआ है। वोडाफोन ग्रुप से जो पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, उससे फैसला अभी भी देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। साथ ही यूके के हाउस प्राइस इंडेक्स आने वाले हैं, यहाँ पर जो सीपीआई आंकड़ा है वो तो ऑलरेडी आ चुका है। कल के सत्र में एक्स डे ट्रेड करेंगे डालमिया भारत और कैम्स का जो काउंटर है, दोनों ने डिविडेंड का ऐलान किया था, तो वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। 24 जून शुक्रवार सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जिसका आवेदन 20 तारीख को शुरू हुआ था, 24 तारीख का आखिरी दिन है यहाँ पर अपना आवेदन करने के लिए। पहली सीरीज का ये मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही मोतीलाल ओसवाल इसका बायबैक शुरू होता हुआ नजर आएगा। इशू पीरियड 24 जून से लेकर 7 जुलाई तक रहेगा। ऑफर प्राइस 1100 रुपये प्रति शेयर का तय किया गया था। जोमैटो पर भी फोकस रखिए, 24 जून को यहाँ पर बोर्ड बैठक है। एक संभावित अधिग्रहण पर कंपनी जो है विचार कर सकती है। कैनरा बैंक फंड जुटाने पर विचार करेगी। साथ ही सुवेन लाइफ साइंस राइट इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर भी कंपनी की बोर्ड बैठक है। फाइनोटेक्स केमिकल यहाँ पर भी फंड रेजिंग के लिए कंपनी मीटिंग करेंगी और एक्स डे ट्रेड करेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज जो जिन्होंने बोनस शेयर जारी किए थे 1:1 के रेशियो में, वो भी एग्जिट करते हुए दिखेंगे। और यूके के जो रिटेल सेल्स आंकड़े हैं मई महीने के, वो भी 24 जून को ही आते हुए दिखेंगे। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। एंड ऑफ कोर्स फेड चेयरमैन आज और कल यूएस कांग्रेस के सामने गवाही देने वाले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर बाजार को रखने हैं नजर। नेता पर हाथ रख ये तो वैसा नहीं करना पड़ेगा सीरियसली, मतलब वो टेस्टिमनी जो होगी, टेस्टिमनी होगी, क्योंकि ये पहली टेस्टिमनी है जब जैनेट येलेन ने ऑलरेडी कमेंट बोल दिया कि इन्फ्लेशन पर हम बहुत गलत पड़ चुके हैं। उसके बाद पहली टेस्टिमनी फेड चेयरमैन की है। कन्फेशन करना पड़ेगा, तो कन्फेशन उन्हें भी शायद करना पड़ सकता है इस बात पर। और ये भी देखिए तेजी से बाजार 60-70 पॉइंट ऊपर आ गया, 400-300 निफ्टी 125 पॉइंट बढ़ा है। एकदम सही वक्त पे आपने सही सवाल पूछा दी। लेवल टाइमिंग ही तो लेवल की बात है, ऑल अबाउट टाइमिंग, ऑल अबाउट टाइमिंग। ये इस बाजार में तो इंडेक्स पर ही आपको डन फॉर द 350-400 हो गया, 350-400 आज के लिए हो गया। आज के लिए हो गया। अब आप डाउ भी 500-700-800 कर दो, वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी 500-550 पॉइंट अगर डाउ है नीचे फ्यूचर में तो ये लेवल ठीक है, यहीं तक आना था आपको, यहीं तक आना था बिल्कुल। तो चलिए सपोर्ट से बाजार थोड़ा वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है इस समय। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट? सबसे पहले मैट्रीमनी खबरों में सबसे पहले मैट्रीमनी.com पर ध्यान रखिएगा, जिसमें बायबैक की रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी है जो कि 4 जुलाई है। बैंकिंग स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बैंक के निजीकरण में एक रफ्तार आ सकती है। जो मॉनसून सत्र है वहाँ पे बैंकिंग लो एक संशोधन बिल है वो आने की उम्मीद है। आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक पर ध्यान रखिएगा कि जो MCLR की दरें हैं वो दोनों बढ़ाते हुए दिखे हैं। डिलीवरी लिमिटेड, जिसमें जो ग्रेटर मुंबई और बेंगलुरु में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं, और कंपनी ने वेल्सपन 1 लॉजिस्टिक पार्क के साथ एक कोलैबोरेशन किया है 7 लाख स्क्वायर फुट मेगा गेटवे के लिए। TCS के पर ध्यान रखिएगा, जिसमें TCS ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है, और अब जो आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है वो जो भी लेंडिंग करेगी वो TCS का लेंडिंग और सिक्योरिटाइजेशन जो इनका प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करेगी। और अंत में मेरे पास ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें ट्राइडेंट में 24 लाख शेयर्स, मैक्स हेल्थ केयर में लगभग 21 लाख शेयर, गेल में लगभग 17.5 लाख शेयर, PNB में 12.5 लाख, और अंत में NHPC जिसमें 11.6 लाख शेयरों के कई सौदे हैं। तो ये है आपके लिए इस समय के लिए कुछ खबरें और कुछ ब्लॉक डील्स आज भी होते दिख रहे हैं। स्टॉक्स में रोज आप कुछ ना कुछ डील्स होते हुए देख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स चुनिंदा ही कैश स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं, अदरवाइज बाजार का ब्रेथ काफी खराब है इस समय। आइए फिर एक्सपर्ट्स का भी करते हैं स्वागत, और दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सचिन जी हैं, एंड ऑफ कोर्स आशु जी भी आज बाजार पर अपना राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मुदित जी, उनका भी करते हैं स्वागत। जय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। इस बीच पूना वाला फिनकॉप 54 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको इस पर होते हुए दिख रहे हैं। अभी इस स्टॉक पर भी रखे नजर, जो बाकी डील्स की मैं बात कर रहा था। आशु जी से भी लेनी है कॉल, उससे पहले मुदित जी आई थिंक कतार में है। पहला बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाला मुदित।
गुड आफ्टरनून मोदी जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल देखिए, पहला जो कॉल है वो बिल्कुल शॉर्ट का ही कॉल निकल कर आ रहा है। जिस तरह के स्ट्रक्चर मार्केट्स ने बनाए हैं और आज जो स्टॉक्स में बनते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है यहाँ पे भी और सेल ऑफ इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। बेच के चलना है यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर, ईयरली जैसे लोज बनते हुए नजर आए हैं। 278 रुपए स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। पहला टारगेट होगा 271 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 268 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 283 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लोअर हाइज लोअर लोज जैसे लेवल बनते हुए नजर आए हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रही है। हायर साइड में जो पुट राइटर्स थे वो भी यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ से और करेक्शन देखने को मिलेगा। 271 268 आज के लेवल्स हैं, बिल्कुल आते हुए हासिल होते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 283 का। ओके, 283 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। चंबल फर्टिलाइजर ये सुबह से ही आपको कमजोर दिख रहा है, कल के बाउंस बैक के बाद यहां पर भी आपको आज गिरावट आती हुई दिखी है। आशु सर भी हैं हमारे साथ और आइए लेते हैं उनकी कॉल्स। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु जी, बताएं सर बाजार पर आपका व्यू और क्या कॉल्स हैं इस समय। कोई अगर स्प्रेड बनाना हो तो वो भी बताएं सर। दीपांशु, जो बाजार का व्यू है वही लार्जर व्यू वही है कि बहुत ज़्यादा नीचे इंडेक्स नहीं लगता। और जो हमने एक रेंज बनाई थी पिछले 3 दिन पहले अनिल जी से डिस्कस करके 14,700 15,700, हालांकि 15,700 के पास चला गया था और ऐसा भी लग रहा था एक बार कि शायद क्रॉस करेगा, थोड़ा दम दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से आज फिजल आउट हुआ, सो आई थिंक मतलब वो बाजार में दम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब एक्सपायरी के पास आने से कोई वापस बहुत बड़ा दम दिखता नहीं है मार्केट के अंदर। बट डेफिनेटली एक चीज़ मैं बिल्कुल बोलूँगा कि जो बेस्ट ट्रेड है, जो बेस्ट स्टॉक है इस वक्त इंडेक्स ही है। आज मैं अनिल जी को मॉर्निंग में सुन रहा था और बहुत ही क्रेडिबल बात उन्होंने जो की, जो मतलब मेरे को छू गई, जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर खराब लगता है तो स्टॉक्स बेचो, लेना है तो इंडेक्स लो। इंडेक्स ही अच्छा ट्रेड है, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडेक्स में ही अपॉर्चुनिटीज है। प्रॉफिट लॉस होगा लेकिन कुछ होगा, स्टॉक्स में कुछ नहीं होगा। तो स्टॉक्स में दीपांशु कुछ नहीं है। और जिस तरह से अब जो मंथली एक्सपायरी अप्रोच कर रही है, कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे मतलब अनयूजुअल स्टॉक्स हैं जो खराब लग रहे हैं एक दो, मैं उनके स्प्रेड देना चाहता हूं, शेयर करता हूं। और एक कल की एक्सपायरी का निफ्टी का भी स्प्रेड शेयर करना चाहता हूं। तो मेरे पास 3 कॉल्स हैं विद व्यू कि कल निफ्टी में क्या लग सकता है, और बाकी 2 स्टॉक्स जो कि मंथली एक्सपायरी के व्यू से लगते हैं। सो मार्केट रेंज बाउंड है दीपांशु, मुझे कोई 15,300 के नीचे कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं लग रही, लेकिन 15,400 की दीपांशु जिस तरह से कल मूव आई, क्या था कि हमारी मार्केट में कॉल पुट के सेलर्स बहुत हैं। ये जो थीटा स्कैल्पिंग है, मतलब सारी दुनिया इसमें लगी हुई है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कहां फंस रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रैपिंग हुई है कल और आज के अंदर, वो मतलब कॉल वाला जो लेके गया लॉस हुआ या बेच के गया उसको प्रॉफिट हुआ अलग है। 15,400 की जो पुट है ना, मुझे लगता है इसका राइटर कहीं ना कहीं ट्रैप है। तो कल की एक्सपायरी के लिए जो स्प्रेड है वो निफ्टी का अगर आप कहें तो मैं शेयर करूं, और 2 स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी शेयर करता हूं। जी हाँ सर, बताइए। पहले स्प्रेड्स ले लें कल की एक्सपायरी वाले, उसके बाद स्टॉक्स की कॉल्स पे भी आते हैं जी। ओके, सो अनिल जी, मुझे कल की एक्सपायरी का 15,400 का पुट लेना है, जिसका भाव इस वक्त चल रहा है 68 रुपीज कल की एक्सपायरी का। और कल की एक्सपायरी का ही 15,250 के 2 पुट बेचने हैं, जिसका भाव चल रहा है 26-27 रुपए। तो अनिल जी ये स्प्रेड बनेगा 1:2 15 रुपए की कॉस्ट में। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, कल की एक्सपायरी का 15,400 का 1 पुट लेना है और कल की एक्सपायरी का 15,250 के 2 पुट बेचने हैं। इसकी कॉस्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए। तो अनिल जी 15 रुपए तो कल 15,400 का पुट का भाव रहेगा ही रहेगा, क्लोजिंग पे भी रहेगा, अभी भी रहेगा। अगर 15,500 भी निफ्टी हो जाता है तो सेफ कहां तक है अनिल जी? नीचे 15,100 तक, कल तक के लिए 15,100 तक सेफ है। अनिल जी 15,400 का जो राइटर है, मुझे लगता है कि एक बार उसको दिक्कत दे चुका है मार्केट। मतलब वो कल बंद हुआ था अनिल जी 37 रुपए और आज 90-100 रुपए का भाव भी मेरे ख्याल से दिख चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रैपिंग है और अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आई तो ये इसको तंग कर सकता है। तो उसके लिए अनिल जी सिर्फ कल तक के व्यू के लिए ये स्प्रेड है, जिसकी कॉस्ट है 15 रुपए। अपसाइड कोई लॉस नहीं है, 15 रुपए से ज्यादा वो निकल आएंगे। डाउन साइड सेफ कहां तक है? 15,100 तक। तो कल तक के लिए अनिल जी 15,100 नहीं लग रहा, मुझे ज्यादा नीचे नहीं लगता है निफ्टी। तो एक तो अनिल जी ये है। दूसरा अनिल जी एक बहुत अनयूजुअल स्टॉक है जो मतलब जिसमें इस मंथ में हमने एक बुल स्प्रेड भी दिया था एट मतलब एक नॉमिनल कॉस्ट पे, और अनिल जी वही इस वक्त सबसे बड़ा लेगार्ड हो गया है।
और वो है अनिल जी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो एक्सपायरी के लिए अनिल जी रिलायंस की 2500 की एक पुट लेनी है और 2420 की 2 पुट बेचनी है। ये भी बियर स्प्रेड है। अनिल जी रिलायंस का भाव चल रहा है इस वक्त 2510 12 रुपए। तो इसकी जो 2500 की पुट है अनिल जी, उसका रेट है, उसका भाव चल रहा है 44 रुपीज, 43-44। और जो 2420 की पुट है उसका भाव चल रहा है अनिल जी 17.5-18 रुपए। तो अगर मैं 1:2 बियर स्प्रेड बनाता हूं तो इसकी कॉस्ट आएगी मुझे सिर्फ 9 रुपए। 9 रुपए अनिल जी, मतलब कि 2500 से नीचे 9 रुपए अगर टूट गया तो मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा सौदा। मैं सेफ कहां तक हूं? 2340 तक अनिल जी। इस हफ्ते या इस मंथ में 2340 तक मैं सेफ हूं, ऊपर में कोई लॉस नहीं है। सो अनिल जी ये भी एक प्रीएम्प्टिव स्प्रेड है कि जिस तरह से अनिल जी पूरी एक्सपायरी के ऑलमोस्ट लोएस्ट रेट पे आके रिलायंस खड़ा हो गया है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो अनिल जी हमारा मानना है कि यहां से 50 रुपए निकल सकता है, लेकिन अनिल जी रिलायंस जैसा स्टॉक है उस 50 रुपए को लेने के लिए ये 50 रुपए की रिकवरी भी बिल्कुल दे सकता है। और इसी एक्सपायरी में चाहे वो नीचे है लेकिन यही भाव है 2510-20 का, यहां से 50-50 रुपए की रिकवरीज भी देता है। लेकिन ओवरऑल अनिल जी मुझे लगता है कि रिलायंस में इस बार का सारा बायर, क्योंकि बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ था रिलायंस 2800 से और लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी आ गया है, तो मुझे लगता है अनिल जी अगले 5 दिन के लिए, मैं मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 5 दिन के लिए बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि रिलायंस में एक 50 रुपए की गिरावट आ सकती है। और उस गिरावट को प्ले करने के लिए मैं कॉस्ट क्या देना चाहता हूं अनिल जी? सिर्फ 9 रुपए। 9 रुपए से ज्यादा मैं इसमें कोई नहीं। और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि फ्यूचर बेचने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में काम करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में तो इस वक्त तो अनिल जी वैसे ही स्टॉक में बहुत कम काम रह जाना चाहिए। तो अनिल जी दूसरा जो स्टॉक है वो रिलायंस है। तीसरा अनिल जी जो स्टॉक है वो भी एक अनिल जी अनयूजुअल कैंडिडेट है कि बहुत दिनों बाद रेडार में आया है, थोड़ा सा रिस्की जरूर लगता है, लेकिन अनिल जी कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक में अनिल जी 640 के रुपए के स्टॉप लॉस से अभी 627-28 का फ्यूचर है या जो भी है, इसको अनिल जी शॉर्ट करना चाहिए। इसमें अनिल जी कोई पुट स्प्रेड मजेदार बन नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रीमियम्स नहीं है। या तो 640 की इन द मनी पुट कोई ले ले तो बेटर होगा, क्योंकि इन द मनी लेनी है फ्यूचर को रिप्लेस करने के लिए। तो हमारा मानना है अनिल जी 640-45 से ऊपर एक्सिस नहीं जा सकता और 600 टूट सकता है और 580-85 रुपए तक का भाव एक्सिस बैंक में आ सकता है। सो अनिल जी ये 2-3 चीजें हैं जो ऑब्जर्व की हैं। बाकी अनिल जी मार्केट रेंज में है, अगर लेना है तो बिल्कुल जो दम आएगा इंडेक्स में आएगा, चाहे उसको एचडीएफसी चलाए, एचडीएफसी बैंक चलाए, इन्फी चलाए, लेने में इंडेक्स और बेचने में अनिल जी स्टॉक्स। तो ओवरऑल व्यू ये मार्केट का रेंज अनिल जी अभी भी वही है 14,700-800 नीचे में और ऊपर में 15,700। बाकी लेट्स सी अनिल जी, रोज देखते हैं कि क्या है। तो 3 आपके लिए बेहतरीन कॉल्स हैं यहाँ पर आशु सर की तरफ से, और तीसरा जो है वो एक्सिस बैंक में बिकवाली करने की राय है। 640 का स्टॉप लॉस, 585 और 580 के टारगेट के लिए 600 पहला टारगेट होगा। ये 3 कॉल्स हैं। उसके अलावा निफ्टी में बुल स्प्रेड बनाएं, रिलायंस में बेयर स्प्रेड बनाएं। निफ्टी में 15,400 का पुट खरीदिए, एक 15,250 के 2 बेचिए। रिलायंस में 2500 का एक पुट लीजिए और यहाँ पर 2 पुट बेचिए। निफ्टी में भी पुट ही बोला है, सॉरी, दोनों में मंदी की पोजीशन बनाने की राय है। और रिलायंस में 2420 के 2 बेचिए और साथ ही एक्सिस बैंक में बेचने की राय है आपके लिए। तो चलिए ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई आशु सर की तरफ से। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। काफ़ी समय के बाद ये पर्टिकुलर काउंटर हमारे रेडार में आया है। पिछले 8 दिनों से ये इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट कर रहा था, बट जिस तरीके से इसकी ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी वीक है। बट हाल फिलहाल में जो पुल बैक मिला था वो पुल बैक एक फॉलिंग थ्री काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन एग्जिबिट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 5475 पे ऑन द फ्यूचर्स। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 5370 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5230 का। बिकवाली करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, तो बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में करें बिकवाली। बैक टू बैक फाइनेंशियल्स पर कॉल्स आ रही हैं। अभी आशु सर ने आपको एक्सिस बैंक पर कॉल दी थी बिकवाली की, और अब सचिन जी की तरफ से बजाज फाइनेंस। दोनों दिग्गज इस समय कमजोर आपको बनते हुए दिख रहे हैं। इस बीच थोड़ा बाजार 400 के ऊपर स्टेबल होने की कोशिश ज़रूर करते हुए दिख रहा है, ये क्लियर है। हो नहीं पा रहा है उतना, बट कोशिश जारी है बाजार की। बट सन टीवी देखिए, हिंदुस्तान कॉपर तो सुबह से कमज़ोर था, सन टीवी में एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है। 412 के लेवल तक ये काउंटर फिसलते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी गिरावट और आपको बढ़ती हुई दिख रही है। और मेटल्स तो सुबह से कमज़ोर बने ही हुए हैं।
एक राय ले ली जाए कुछ काउंटर्स जो होल्ड आउट कर रहे हैं। वागले साहब, सुबह मुझे याद है बीपीसीएल पर हमने एक राय ली थी, वो स्टॉक थोड़ा ऊपर था। एचपीसीएल में खरीदारी, इनफैक्ट तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा थोड़ा एक्शन बन रहा है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आईजीएल एमजीएल पर भी थोड़ा मूवमेंट इस समय बना हुआ है। एचपीसीएल का चार्ट जरा देखें सर। दीपांशु, ये माहौल में सरप्राइजिंगली स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये प्राइस मूव 230 232, मतलब यहाँ से भी एक 8 से 10 रुपए 3 से 4% की अप मूव आज क्या आ जाएगी ये मैं कह नहीं सकता, बट 1 से 2 दिन में आ सकती है। तो एचपीसीएल में मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। 217-18 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको शायद 1-2 रुपए नीचे मिल सकता है ये माहौल में, और ये 230-232 तक जा सकता है। तो ये है आपके लिए एचपीसीएल जिस पर आपको रखनी है नज़र। होल्ड आउट कर रहा है, एमजीएल होल्ड आउट कर रहा है, आईजीएल होल्ड आउट कर रहा है, बीपीसीएल में हो रही है खरीदारी। कुछ ना कुछ इन काउंटर्स में चल रहा है और पेट्रोनेट सुबह से ही थोड़ा मजबूत है, हालांकि ये भी अभी गेंस अपनी गिव अप कर चुका है। पॉली कैब में थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग काउंटर है, हालांकि कोई रनअवे तेजी नहीं है, बट पॉली कैब भी इस समय आपको होल्ड आउट कर रहा है। जय जरा देखें पॉली कैब का चार्ट, इसमें कुछ एक्शन बना हुआ है इस समय। हाय, गुड आफ्टरनून टू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल, पॉलीकैप दीप एक दफे हमने इस पे सेल रिकमेंड भी दिया था जब इसने एक मेजर उसके मल्टीपल सपोर्ट्स का ब्रेक डाउन दिया था, एंड उसके बाद थोड़ा ऊपर आया, हालांकि कभी तो स्टॉप लॉस हो गया था, बट देन उसके बाद एक गिरावट आई जरूर और हमारे टारगेट्स भी हासिल हुए उसके बाद। मेरा इसमें क्लियर स्टांस है दीप कि जो भी आपको इसमें बाउंस देखने मिलता है पॉलीकॉप में, की होल्डिंग हो तो स्लोली ग्रेजुअली इसमें से एग्जिट करें एंड हाई लेवल्स पर इसे शॉर्ट करें, बाउंस पे इसे बेचा जाए। रीजन बीन कि पॉली कैप में दीपांशु एक बहुत ही बड़ा एक कंसोलिडेशन हुआ और वो कंसोलिडेशन में उसके मोमेंटम में एक हमें सेल क्रॉसओवर देखने मिला, उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस 3 to 4 नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिले। दैट इंडिकेट्स के जो हाई लेवल्स पे कंसोलिडेशन हुआ था दी वो डिस्ट्रीब्यूशन था। जब ऐसा लो लेवल्स पर एक्यूमुलेशन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन आता है दी, तो जब तक वो फेल नहीं होता पैटर्न, आप मानिए कि ओवरऑल रिवर्सल है। सो पॉली का सेल ऑन राइज है मेरे लिए, इसके होल्डिंग में तो एग्जिट भी कर सकते हैं। रिवर्सल लेवल अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव आपको दो तो 2304 का है, 2304 ये लेवल्स के जब नीचे जब तक रहेगा इसमें वीकनेस आपको देखने मिलेगी। एंड मेरा पोजिशनल टारगेट जो इसमें बनेगा दी लगभग 1900-1800 ये लेवल्स बनेंगे। सो पॉली कैप में मेरा व्यू नेगेटिव है। पॉली कैप में व्यू थोड़ा नेगेटिव इस समय बन रहा है, नजर रखते हैं। काउंटर थोड़ा पॉजिटिव है इस वीक बाजार में, बट व्यू पॉली कैप पर आपके लिए इस समय का नेगेटिव बन रहा है। इस बीच एक दो कैश काउंटर से जहां पर एक्शन है, आईटीआई इसमें एक जबरदस्त स्पाइक अभी अभी आते हुए दिखा है और 11% ऊपर आपको आईटीआई का चार्ट दिख रहा है, जरा इस पर रखिए नजर। टेलीकॉम से जुड़ी खबरें आई रही हैं इस पूरे हफ्ते और ये स्टॉक भी थोड़ा फोकस में रहा है। सचिन जी जरा देखें आईटीआई। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। एक काफ़ी लंबी गिरावट के बाद यहाँ पर डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो रहा है, जिसका बेस लगभग अराउंड 83 के आसपास है। बेस्ट पार्ट है कि जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन है, लगभग आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल शुरू हुई थी 2020 में अगस्त में, उसके बाद मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से ये सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स है, प्राइस एक्शन है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो 102 से लेके 108 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो डेफिनेटली अगर किसी के पास लॉन्ग्स है तो उसमें बने रहने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो आई थिंक 93 तक इससे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस बिलो 83 एंड स्टॉक को वापस 107 के ऊपर जैसे ही पहुंच जाता है उसके बाद रिव्यू करना है। तो ये आपके लिए आईटीआई कुछ तो इस काउंटर में चल रहा है और बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। वीआईपी इंडस्ट्रीज पर भी रखिए नजर, इस पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एफएल इंडिया ये थोड़े मूवमेंट में आ रहा है, थोड़ा मूवमेंट है। कोचिन शिपयार्ड, जेबी केमिकल्स, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आते हुए दिखेगा। बिरला सॉफ्ट ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर है, सुबह से होल्ड आउट कर रहा है। हालांकि आईटी आज सुबह से हल्की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इन्फोसिस टीसीएस भी उतने खराब नहीं अगर आप बाकी बाजार की मूव देखें। बिरला सॉफ्ट, बंसल जी जरा देखें इसके चार्ट को सर। दीपांशु, बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर देखें तो एक पुल बैक चल रहा है दीपांशु। इस कमजोर वातावरण के अंदर कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 335 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है और जिस तरीके से पुल बैक मेंटेन हो रहा है 344 345 तक ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है। आपके लिए बिरला सॉफ्ट जिस पर रख रही है नजर। आइए मुदित जी की अगली कॉल है तैयार। बिगुल मुनाफे वाला मुदित।
बताएं सर। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर को हमने शॉर्ट किया था और वहां से 4 रुपए की करेक्शन चंबल ने दिखाई है। जो टारगेट्स 271 के सुझाए हैं वो डेफिनेटली आज के सेशन में हासिल होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बाय कॉल है, बाय करके चलना है आईजीएल को यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। इसको सबसे अच्छी चीज इसके आर्ली चार्ट्स में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आर्ली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट नजर आया है। डेली चार्ट्स पे जो कंसोलिडेशन था उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और देखिए एक्सपायरी से पहले स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप्स होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर ये इंडिकेशन निकल कर आ रहा है स्टॉक में तेजी बन सकती है। आज के लिए जो पहला टारगेट होगा सीएमपी करीब 360 रुपए स्पॉट के लेवल है। पहला टारगेट बनेगा 367 का, दूसरा टारगेट बनेगा 370 का, स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर है एक तेजी बननी चाहिए। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी एक काउंटर निकल गया है, तो यहाँ पर तेजी की बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर 367 और 370 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। आईजीएल को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। और आईजीएल में आपको आते हुए दिख रहा है इस समय, और साथ ही एमजीएल भी मोमेंटम में है। आइए एक बार जरा कुणाल जी से एमजीएल के चार्ट पर भी राय ली जाए। कुणाल जी, 733 का लेवल एमजीएल पर, आईजीएल एमजीएल दोनों एक्शन में आ रहे हैं। एमजीएल के चार्ट पर राय सर आपकी। बिल्कुल सही दीपांशु, मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है एमजीएल में और नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है। कल भी इसमें अच्छी खासा एक हमने पुल बैक देखा था और आज उसी का फॉलो थ्रू दिख रहा है। लेकिन ये नहीं भुलाना चाहिए दीपांशु कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है जो कि बहुत अरसे से निफ्टी को और अपने पूरे पेयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है कि जो पुल बैक है इसका इस्तेमाल उन लोगों को करना चाहिए जो इसमें अटके हुए हैं। तो अगर मान लीजिए ये स्टॉक आपका 250 तक चला जाता है तो 250 के आसपास एग्जिट के ऑप्टिमम लेवल्स होंगे। तो अगर आप अटके हुए हैं तो 250 के आसपास निकाल पाएंगे। तो अगर आप अटके हुए हैं तो 250 के आसपास आप निकल भी सकते हैं। पर आइए, ये बाजार की एक गिरावट बनी हुई है पिछले कुछ समय से, इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। लगातार वॉल्यूम्स हम बाजार के जो ट्रेडिंग के हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं। इस ट्रेंड पर थोड़ी और डिटेल्स ली जाए आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या निकल कर आया ये ट्रेंड। दीपांशु, लगातार बाजार में देखें तो जो ट्रेडर्स की रुचि है वो घटती जा रही है। निफ्टी 50 में देखें, निफ्टी 500 दोनों के टर्नओवर में अगर आप देखें तो काफ़ी गिरावट है। इसमें जो है हमने पिछले पूरे हफ्ते का जो है वो डेटा एनालाइज करके देखा है और इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखा। देखिए, स्वाभाविक है कि पिछले साल के मुकाबले बाजार की स्थिति काफ़ी डिफरेंट है। पिछले साल काफ़ी बड़ा यूफोरिया था, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम्स में जो है 40% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। निफ्टी 50 का जो टर्नओवर है इसमें करीब 6,800 करोड़ की जो है पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। और साथ में निफ्टी 500 का टर्नओवर भी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर सेम पिछले जो साल का हफ्ता था इसके मुकाबले देखें तो करीब 37% की गिरावट आपको देखने को मिली है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी ऐसे पैनिक वाला माहौल होता है, बॉटम इन प्लेस बनने वाला होता है, तब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी कम होती हैं। तो हो सकता है कि इससे भी कोई इंडिकेशन देखने को मिले। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस ट्रेंड देखें, अभी जैसे जून के अभी 20 दिनों का अगर आप 18 दिनों का वॉल्यूम निकाल कर देखें टर्नओवर एनएसई पर तो करीब 11 लाख करोड़ के आसपास आता है। और सिमिलरली अगर आप देखें तो ये पिछले साल का मैं बता रहा हूँ 11 लाख करोड़ था, अभी देखें तो सिर्फ 6,40,000 करोड़ है। यानी जो 20 दिन जून के निकले हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। और अक्रॉस द मंथ अगर आप देखें तो टर्नओवर जो एनएसई का है वो घटता जा रहा है। मार्च में देखें, अप्रैल में देखें, मई में, जून पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे मार्च में देखें तो करीब 14 लाख करोड़ था, अप्रैल में 13 लाख करोड़, मई में हो गया 12 लाख करोड़। और हो सकता है कि जो जून का आंकड़ा पूरे महीने के अंत में आएगा ये इससे भी कम रहेगा। टर्नओवर घट रहा है, टर्नओवर घट रहा है, तेजी से घट रहा है। एक रिसर्च और करो इसमें। जी सर, मजा आएगा। जो आशु सर भी बोलेंगे यार क्या रिसर्च की है। कुल टर्नओवर आप निकाल रहे हैं ना, अब इसमें से ना ऑप्शंस का टर्नओवर अलग कर लो। ओके, जो कुछ हो रहा है वो भी ऑप्शंस में ही हो रहा है। अब देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात निकली तो बता देता हूँ। 15,500 ये लेवल है। वीकली एक्सपायरी कल है, आज नहीं है ना। अभी पूरा एक दिन निकालना है। 15,500 के कॉल ऑप्शन पर ऐसे शूरवीर खड़े हैं। 1,15,00,000 निफ्टी शॉर्ट है वहाँ पर। कॉल राइटर शॉर्ट मतलब कॉल राइटर है, जिसमें से 96 लाख आज ही जुड़े हैं। तो खेल तो सब वही हो रहा है, सब वहीं पर हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन का वॉल्यूम हटा कर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतना सा रह गया, इतना सा। और एनएससी लिस्टेड होता तो आप अब तक तो शॉर्ट ही कर देते थे। बीएससी लिस्टेड होता अगर एफएनओ में तब तक शॉर्ट हो जाता था। आशीष सर, ऑब्जर्वेशन ठीक है, आपकी क्या राय है सर इस पर, जो है इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए आशीष? अनिल जी, बहुत अच्छी रिसर्च है और बहुत बढ़िया ये। अनिल जी देखिए, हम तो ब्रोकरेज हाउसेस चलाते हैं
और इस साइड ऑफ द टेबल है। तो अनिल जी मतलब वॉल्यूम्स कम हुए हैं, वॉल्यूम के साथ अनिल जी जो ब्रोकरेजेस है काफी कम हो गई हैं, और मतलब ये दिस इज अ वैसे नॉर्मल फिनोमिना अनिल जी, जब भी बुल रन के बाद जब अटकते हैं तो अनिल जी कैश के स्टॉक्स की रोल ओवर तो टर्नओवर बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि जब डिलीवरी फंस जाती है। तो अनिल जी जो मैं उस दिन भी बोल रहा था लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, जिसमें कि जो नया आदमी आ रहा है अनिल जी ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, देखिए अनिल जी ऑप्शन में सिर्फ एक अच्छी चीज है कि अनिल जी देखिए अगर मैंने स्टॉक्स ले लिया, पोर्टफोलियो ले लिया, मैं एक बार फंस गया, अब वो टाइम करेक्शन मतलब पहले तो प्राइस करेक्शन भुगतनी पड़ेगी, फिर टाइम करेक्शन, पता नहीं कितना। ऑप्शन का काम अनिल जी ऑल सीजन है, 365 डेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, क्योंकि आपको अनिल जी वो व्यू लेना है उसका उस शॉर्ट टर्म का। तो अनिल जी सारा का सारा ट्रेडिंग ऑप्शन में बढ़ता जा रहा है, और लेकिन ब्रोकरेज नंबर इसलिए कम हो जाते हैं अनिल जी क्योंकि यील्ड्स ऑप्शन में कम है। और अनिल जी तो शॉर्ट टर्म इतनी वॉलेटिलिटी है, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, जो हम और आप इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, परसों क्या हुआ। देखिए फंडामेंटल तो मेटल से लेके बहुत सारी चीजें डाउन है ही हैं, लेकिन ये अनिल जी ये 300 पॉइंट मूवमेंट जो मैं बता रहा हूं कि कल और आज में आई थी, ये आती रहेंगी क्योंकि ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। कभी कॉल सेलर ट्रैप होगा, कभी पुट सेलर ट्रैप होगा। आपको मतलब या हमें बहुत स्मार्टली वो आइडेंटिफाई करके वो शॉर्ट टर्म ट्रेड ढूंढना है, और सारी दुनिया अनिल जी उसी में लगी हुई है। तो गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि सारा का सारा ऑप्शन है, लेकिन अनिल जी कहीं अगर लॉसेस हो जाते हैं या अगर मार्केट सपोर्टिव नहीं होता तो वो या इतना वॉलेटाइल हो जाता है उसकी वजह से, तो वो ऑप्शन के वॉल्यूम भी अनिल जी कम हो जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा हमने ड्रॉप देखा है। बट जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शन्स। और अनिल जी थीटा स्कैल्पिंग तो मतलब ऐसा फ्लेवर हो गया ना बिल्कुल, और उसी में अनिल जी सारी गेम चल रही है, और वहीं पे वहीं आपको ट्रैप करना है, आपको ट्रैक करना है कि आप कहीं ट्रैप ना हो कि किस साइड का सेलर फंस रहा है। देखिए अनिल जी बायर ऑफ द ऑप्शन में तो लिमिटेड लॉस होता है, सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है। पिछले वीकली में एक्सपायरी में अनिल जी क्या हुआ था, मतलब जब वो फेड की मीटिंग के बाद 15,800 खुलने के बाद 700 की पुट, 600 की पुट, 500 की पुट, 400 की पुट, अनिल जी हर पुट सेलर को इतनी बुरी तरह मारा था। 700 की पुट जो 15 रुपए वाली थी, 150, 200 रुपए हो गई थी। तो अनिल जी ये फिनोमिना आगे आने वाले टाइम में भी हमारे को देखना पड़ेगा। पैसे कमाने का जो मतलब रूट है वो ऑप्शंस ही है। और अनिल जी कहीं ये बात फैक्ट भी है, जैसे मैंने भी बोला कि अगर अच्छा लगता है तो इंडेक्स ही लगता है, स्टॉक्स में नहीं फंसना है। तो अनिल जी इंडेक्स के ऑप्शन में काम बढ़ता जाएगा और बढ़ता रहेगा, और अनिल जी अगर बढ़ता रहेगा तो एनएससी को तो फायदा ही होगा। तो मुझे लगता है कि एनएससी बीएससी को तो इस चीज में फायदा होगा, कैश का टर्नओवर कम होगा लेकिन ऑप्शंस का बढ़ जाएगा। ओके तो ये है बाजार पर एक ट्रेंड। इनफैक्ट अनिल जी इस पर एक सवाल भी बनता है, ये जो लगातार आशीष भी हाईलाइट कर रहे थे कि वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, ये और कितना गिर सकता है, और क्या ये कैसे समझ रहे हैं, अच्छी बात है ये बुरी बात है कि चलिए वॉल्यूम्स कम भी हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि बाजार एटमॉस्फेयर खराब है, बट एक तरह अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ही कम हो जाते तो फिर बाजार की हेल्थ के बारे में ये क्या बोलता है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्यों बताता हूँ मैं आपको। देखिए जनरली तेजी के मार्केट में कुणाल जी, राकेश जी, हमारे सारे एक्सपर्ट्स चार्ट्स देखते हैं जी, ठीक है, चार्ट्स देखते हैं कहते हैं कि ये स्टॉक है, और जो सिमी जी कहती है ये 200 डीमा के ऊपर निकल गया, 50 डीमा के ऊपर निकल गया, और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ निकला जी। तो चार्ट्स में दो चीजें होती है, एक प्राइस होती है, एक वॉल्यूम होती है, जो मेरी लिमिटेड समझ है। बाकी हमारे सारे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, चार्ट पे जरा उनको दिखा दीजिए, वो इस बात को हाँ या ना, अगर कहीं आप सब लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कहीं भी मेरी रीडिंग गलत हो तो प्लीज़ बताइएगा। ये चार्ट्स दोनों चीज़ों से बनते हैं, प्राइस और वॉल्यूम से। तो जब आप तेजी करते हैं तो आपको दोनों चीज़ चाहिए, प्राइस एक्शन भी चाहिए, वॉल्यूम एक्शन भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और दोनों मिल जाए तो कहनी क्या, फिर जो तेजी पे आपका बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अब आइए मंदी की तरफ, क्या मंदी के वक्त आपको वॉल्यूम्स नहीं चाहिए? गिरते हुए बाजार में भी तो अगर वॉल्यूम के साथ तभी स्टॉक गिरता है तो ज्यादा खराब है। कम वॉल्यूम के साथ अब फॉर एग्जांपल पिछले 2-3 दिनों में देखिए, स्पेशली परसों का जो ट्रेडिंग सेशन था जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बहुत तेजी से घटे थे, 10-10, 15%, 20%, मतलब स्टॉक्स में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम है ना। तो मतलब वो बिना वॉल्यूम के, बहुत कम वॉल्यूम के लिए गिर रहे हैं। बहुत कम वॉल्यूम के स्टॉक कब गिरता है? 2 रीजन से। एक, कोई ऐसा कमज़ोर ट्रेडर या इन्वेस्टर है जो अब संभाल नहीं पा रहा, अब उसको बेचना ही बेचना है, और सामने बायर वैसा है ना जिसका इंटरेस्ट नहीं खरीदने का, कि भाई ठीक है जब मार्केट का भाव ठीक है लेकिन मार्केट का मूड होगा तब अच्छा होगा तब लूंगा। ऐसी सिचुएशन में कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरता है और तब आपको बेचना भी मुश्किल होता है। जो काम आपको 5,000 शेयर बेचने में जो इम्पैक्ट आता है नॉर्मल मार्केट में, वो 500 शेयरों में आ जाता है। राइट। तो इसलिए कम वॉल्यूम के साथ गिरना उतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। और नेचुरली देखिए मंदी में इंटरेस्ट सबका कम होता है। आमतौर पर
आमतौर पर आदमी स्टॉक मार्केट में आता ही इसलिए कि वो तेजी सोचता है, आगे फ्यूचर के बारे में ब्राइट सोचता है, ये सोचता है कि खरीद कर निवेश करके पैसा बनाऊंगा। बहुत हार्डकोर स्किल ट्रेडर्स होते हैं जो काफ़ी लंबा समय मार्केट में बिताने के बाद, तेजी वाले कई सारे ट्रेड्स कर लेने के बाद, एक्सपीरियंस कर लेने के बाद मंदी वाले ट्रेड की तरफ आते हैं। आशीष जी की तरह से मजे में खिलाड़ी, राइट। बाकी मंदी करना आसान काम भी नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और टेम्परामेंट भी नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल से कम वॉल्यूम के साथ गिरना उतना कोई बुरी बात नहीं है। इंटरेस्ट कम होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर बेचने वाले का इंटरेस्ट ज्यादा है और वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो वो भी तो चिंता की बात ही है। सो आई थिंक ठीक है, ये मार्केट ऐसा है जिसमें कम इंटरेस्ट है लोगों का और कम इंटरेस्ट में कम वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो ठीक है। तभी जब बढ़ेगा तब भी शायद आपको उतने वॉल्यूम की जरूरत ना पड़े, कम वॉल्यूम से ही आप बढ़ पाएं, ये आप उम्मीद रख सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी आपकी? चार्ट्स के लिहाज से ठीक है ये? अनिल जी बिल्कुल आपने सही कहा। और अनिल जी, इससे मेरा ये जो एक शंका हमेशा रहती है वो और प्रबल होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अनिल जी, आज सवेरे भी आप एक्सपोनेंशियल एवरेजेस की चर्चा कर रहे थे, अभी आप बता रहे हैं कि प्राइस और वॉल्यूम देखा जाता है। तो अनिल जी, मुझे ये जो शंका है ये और गहरी होती जा रही है कि आप एक क्लोजेट चार्टिस्ट हैं, चुपचाप अनिल जी चार्ट जरूर देखते हैं आप शाम को। अनिल जी, क्या ये संदेह हमारा ठीक है? अनिल जी बिल्कुल गलत, 100% गलत। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्टिस्ट को देखता हूँ, उससे अंदाजा लगा लेता हूँ, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब इतने बढ़िया बढ़िया चार्टिस्ट मेरे पैनल पे मेरे साथ में है, चार्ट देखने की जरूरत क्या है मुझे? मैंने केपीओ खोल रखा है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और इस केपीओ के सारे सूत्रधार आप लोग हैं। आइए सेठी साहब, इंतजार कर रहे काफी समय से, एक बार जल्दी से उनके पास चलते हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें कल के सुप्रजीत इंजीनियरिंग के लिए। कल 3 स्टॉक आपने दिए, कमाल करते हुए दिखे। आज खराब बाजार में भी स्टॉक काफ़ी भागा है, आपके टारगेट के ऊपर निकला भी। सुबह सुबह मैंने जिक्र भी किया था, सुबह आज हमारे एसपीएल में शायद केलकर साहब ने उसे रिकमेंड किया था। तो पहले तो बधाई। बताएं सर, आज क्या इरादा है? थैंक यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, कल सुप्रजीत इंजीनियरिंग मैंने 325 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 340 के टारगेट थे, और आज 354 के हाइज करके अभी 333-34 पे है, तो टारगेट अचीव हुआ। और बाकी भी दोनों स्टॉक मतलब इस तरह के बाजार में भी स्टेबल है, रिकमेंडेड लेवल्स के आसपास ही है। बाकी अनिल जी, आज भी 2 कैश मार्केट के स्टॉक है। मेरा ये मानना है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लेने का टाइम है, और बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाले 2 स्टॉक आज रिकमेंड करने जा रहा हूँ जिसमें कैश मार्केट में खरीदारी करनी है। परफेक्ट, बताएं सर। जो अनिल जी पहला स्टॉक है वो तो नाम सुनेंगे तो आप भी खुश होंगे, आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स। ये स्टॉक आज 2030-35 के लेवल पे आ गया है। ईयरली हाईज है 2870 के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। भारत की एक लीडिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाली कंपनी है जो कि बीओपीपी और दूसरी कई फिल्में बनाती है। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है 5 देशों में। एक्सपोर्ट का बड़ा अच्छा खासा कारोबार है, और कई सारे देशों में जैसे थाईलैंड और टर्की में तो इनका मार्केट शेयर है 25% का, भारत में भी अराउंड 10% का मार्केट शेयर है, फिर यूएसए इंडोनेशिया में भी एक साइजेबल मार्केट शेयर है। सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड। मार्च क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे। 304 करोड़ का पैट आया इस साल मार्च क्वार्टर में, जो कि पिछले साल 204 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, डेट इक्विटी रेशियो भी नेग्लिजिबल या मैनेजेबल 0.28 का, और बाकी बहुत सारे एफआईआईज डीआईज भी इस पे बुलिश है, जिसमें निपॉन ने अच्छी खासी स्टेक ले रखी है। फिर सुनील सुंघानिया जी का एबिकस फंड भी 1.37% स्टेक ओन करता है, डॉली खन्ना 1.3%, और एक डिविडेंड यील्ड है जबरदस्त 5%। और यही एक ऐसी कंपनी है जो कई बार आप भी हाईलाइट करते हैं, जो हर क्वार्टर पे डिविडेंड देती है। तो इस तरह की दमदार कंपनी। और अब तो ये कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो लिथियम आयन बैटरीज रखती है उसको भी कवर करने वाली फिल्म्स बनाती है, जिससे उस बैटरी का परफॉर्मेंस सुधरता है। तो ऑल इन ऑल फ्यूचर ब्राइट है, और अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया। 10-11 के मल्टीपल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 2100 रुपए का, और 2000 का स्टॉप लॉस रखता है, और बाकी लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। बिल्कुल, तो पॉलीप्लेक्स है वो स्टॉक जहां लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे बने रहे। आज सुबह ही 10 की कमाई के तौर पर सिमी जी ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया है, और उन्होंने भी कहा कि इसे आप खरीद कर रखें 1900 के स्टॉप लॉस के साथ। और 1900-2000 दीप बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां तक स्टॉक ने अपना करेक्शन पूरे किया है। वाकई में अभी अट्रैक्टिव लेवल है। ठीक है, मार्केट के तो आप हमेशा रखते ही रहती है, वो तो रहेगी, बट अदरवाइज वो छोड़कर देखें तो
ऐसे ही स्टॉक्स हैं जो बाजार के खराब माहौल में आपको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करने, जहां पर आपके कैश फ्लोज मजबूत है, क्वार्टरली डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, ग्रोथ है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट क्लीन है। मतलब ऐसी कंपनियां आपको ढूंढने से मिलेगी नहीं, बहुत कम। और ज़्यादा क्या चाहिए, तो बिल्कुल सेठी साहब की राय है पॉलीप्लेक्स। और सेठी साहब मैं आपके साथ हूँ आपकी राय पर। आइए बढ़ते आगे, दूसरी पिक भी सेठी साहब से पूछ ली जाए, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है वो भी एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है वेसुवियस इंडिया, जो कि अभी 1030 के आसपास ट्रेड करता है। ये कंपनी ग्लोबल लीडर है रिफ्रैक्टरी गुड्स बनाने में, जो कि फाउंड्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्री, फिर आपके पावर जनरेशन, ग्लास और सोलर, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स वाली एक एमएनसी है जिसमें वेसुवियस ग्रुप यूके वाला अराउंड 55.57% स्टेक ओन करता है। FIHDIs अराउंड 24.36%, जिसमें HDFC, निपॉन, फिर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी है। फिर इसमें नारायण मूर्ति जी की जो इन्वेस्टमेंट आर्म है कैटामरन एडवाइजर्स, वो भी अराउंड 1.5% स्टेक ओन करती है। तो एक दमदार कंपनी, और ये भी अपने हाइट से 1365 के करीब के हाइज है, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होके इन लेवल्स पे 1030 के आसपास अवेलेबल है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। शॉर्ट टर्म टारगेट है 1075 का, स्टॉप लॉस रखना है 1000 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए वेसुवियस पॉलीप्लेक्स, 2 बेहतरीन कैश कॉल सीरीज आपकी तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बाजार में भी अपनी 2 बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। नजर रखिए, दोनों पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए बाजार के एक्शन पर भी है नजर, और लेते हैं अनिल जी की उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर 400 पर तो सपोर्ट क्लियरली निफ्टी ने ले लिया है, क्योंकि वहां से थोड़ा ऊपर आया था, भागा नहीं बट एटलीस्ट वहां से गिरा नहीं, वो क्लियर लेवल है। डाउ फ्यूचर्स कुछ ज्यादा नहीं बदला है, 500 पॉइंट नीचे थे शो की शुरुआत में, अब 430 पॉइंट नीचे, 30,000 के नीचे एक बार गया था, अब 30,000 के लेवल को ऊपर डाउ फ्यूचर्स होल्ड कर रहा है, बट कमजोरी तो है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको करीब करीब 2% की गिरावट दिख रही है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स तो काफी कमजोर हो रहे हैं कल के रिबाउंड के बाद। यूरोप के बाजार में भी आपको गिरावट दिखेगी 1 से 1.5%, इनफैक्ट जर्मनी 2% नीचे। अच्छी बात, कच्चा तेल है सर $110 के नीचे इस समय जो ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एशिया सारे के सारे बाजार कमजोर थे, स्पेशली हांगकांग जो 2.5% टूटकर बंद हुआ है। तो ग्लोबली देखें तो हमारे बाजार इन लाइन ही है, उतने ज्यादा खराब नहीं है अगर आप बाकी ग्लोबल मार्केट देखें, बट वीकनेस तो हमारी भी है। क्या करना है सर? देखो सबके साथ चलना है, अलग से क्या करेंगे। मतलब बाकी सबका मूड खराब और हमारा अच्छा हो, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। बचे हुए समय के लिए दीप 15,350, 15,425 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 75 पॉइंट का, जो आज सुबह भी हमने कहा था कि इस रेंज में आए तो पक्का खरीदारी करनी चाहिए और शॉर्ट भी काटनी चाहिए। अभी भी वही व्यू है, इस लेवल के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। 15,180, 175 का आपका स्टॉप लॉस होगा, जो पिछले 2-3 दिनों के लोज हैं 15,180, 15,190, उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ये रेंज खरीदारी की आ रही है 15,400 के नीचे की रेंज। 15,400 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए। अगर 3 बजे तक हम इसके ऊपर बने रह जाते हैं, जो कि दिख रहा है, तो फिर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। क्यों होगी? 15,400 के पुट पर 58 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 49 लाख शेयर हैं, 50 लाख शेयर। तो धीमे धीमे जैसे जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, कॉल राइटर थोड़ा रिस्क पर और दबाव पे आता हुआ दिखेगा, हल्की फुल्की वो कॉल राइटिंग करने की कोशिश करेगा। समस्या एक ही है इस मार्केट की आज, और वो ये कि लगता नहीं है दीप की 3:30 बजे तक 15,500 हमसे पार हो पाएगा। ये हमसे ना हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह ये कि 15,500 के कॉल्स पर 1,14,00,000 शेयर हैं, 96 लाख शेयर आज ही। इतना भारी भरकम कॉल राइटिंग कौन करता है भाई? थोड़ी तो शर्म करो। मतलब हवा बेचे जा रहे हैं, मतलब भर भर के। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जितने ताकत नहीं उससे ज्यादा बेच रहे लोग। मतलब अब वो अलग बात है, 100 पॉइंट की स्विंग हो जाए, कुछ कट कटा जाए तो पता नहीं, बट एनीवे 15,500 पार करेंगे तो ही ताकत का पहला अंदाजा बनेगा। 15,350 के नीचे फ्रेश मंदी। तो बचे हुए समय के लिए रेंज आपकी 15,350, 15,500 है। जहां बंद हो गए वहां 3:20 पे मैं आपको बताऊंगा कि कल के लिए क्या करना है, पोजीशन ले जानी है नहीं ले जानी है, उस समय की उस समय देखेंगे 3:20 पर। फिलहाल जो है मामला ये है आपके लिए, ठीक है दीप? 15,350, 15,500, 75 इधर 75 उधर, ये दिख रहा है। बैंक निफ्टी 32,900 पे हैं आप, 32,800 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 32,800 के पुट पर 25 लाख शेयर है। आज पूरे दिन भर सुबह खुलने के बाद से दीप आप देखिए 32,800 को डिफेंड कर रहा है लगातार। आपको याद है हमारी खरीदने की राय ही 32,625, 32,800 की रेंज थी। 750 बेस्ट लेवल था, 760 का लो बनाया, पूरे दिन भर बढ़ नहीं रहा, लेकिन 32,800 तोड़ भी नहीं रहा। तो अब फ्रेश मंदी आपको बैंक निफ्टी में तभी फील करनी जब आज आप लो तोड़ें 32,750 का।
अगर 32,758 का आज लो है, उसको नहीं तोड़ते तो आप खराब नहीं है, जितने हुए उतने। 33,000 पार करने में थोड़ा पसीना आएगा। 36 लाख शेयर वहाँ पर खड़े हैं कॉल राइटर्स, तो बचे हुए समय के लिए हो सकता है बैंक निफ्टी टाइम पास करके वही 32,800 33,000 की रेंज में बंद कर दे। अभी तो डेटा ये बता रहे हैं इसको न 32,800 के नीचे जाना है न 33,000 के ऊपर जाना है। फर्ज करें 3 बजे के पहले 33,000 के ऊपर निकल गया तो ये 33,125 और 33,200 दिखाएगा। 32,750 के नीचे गया तो 32,625 32,550 तक जाएगा। तो आपको 32,750 33,000 ये 250 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करना। ज़्यादा संभावना पूरी ये है कि ये टाइम पास ही करेगा, न ऊपर निकलेगा न नीचे निकलेगा, ये साफ दिख रहा है। निफ्टी पर थोड़ा भरोसा है, थोड़ा निफ्टी पर ज़्यादा भरोसा है इस समय, अगर मूव कर सकता है तो। बट भरोसा तो अपने आप पे भी नहीं है आजकल, तो ऐसा हाल है। तो लेकिन क्या है कि हाँ, निफ्टी सही लेवल पे है, सही लेवल। एक्चुअली बैंक निफ्टी थोड़ा और करेक्ट हो जाता ना, अगर 32,625 आ जाता ना तो मेरा भरोसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बढ़ जाता। राइट, बैंक निफ्टी पहले ही सपोर्ट पे रुक गया। वैसे अच्छी बात भी यही है कि आपने पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ा, लेकिन वो एक तोड़ के थोड़े ठंडे हो जाए तो आपके लिए ठीक रहता है। लगता नहीं दीप आखिरी, अनलेस कि आप डाउ फ्यूचर में 100-150 पॉइंट का मूव किसी एक तरफ आ जाए, या तो डाउ 600 नीचे हो जाए फ्यूचर पे भी, या 200-250 पॉइंट ही रह जाए, तो बड़ा मूव आएगा। हम अपने दिमाग से अब कुछ भी नहीं करेंगे बचे हुए 1 घंटे में, कुछ नहीं करना ना हमें नहीं, हम करेंगे ही नहीं हमारे दिमाग से, जो करेंगे इन्हीं को देख के करेंगे। समझ गया सर, ठीक है। इस बीच भसीन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। भसीन साहब का मैं स्वागत करता हूं। उससे पहले एक टाटा स्टील से कुछ खबर आ रही है, जो यूरोप में थाइसन ग्रुप के साथ डील थी, उससे रिलेटेड कुछ ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर आ रही है। एक बार इसको पुलअप करते हैं और टाटा स्टील के स्टॉक को भी पुलअप करते हैं। वैसे तो आज कमज़ोर है और कमज़ोर बाजार में एक खबर आ रही है, बट थाइसन ग्रुप की डील पर यूरोपियन कमीशन ने वीटो लगाया था। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ ये निकालने की कोशिश करते हैं। जो थाइसन ग्रुप के साथ टाटा स्टील पर यूरोपियन कमीशन ने कुछ आपत्तियां जताई थी, एक वीटो भी जताया था डील को लेकर, उस पर कुछ आ रहा है। कोर्ट को झटका मिलते हुए दिखा है थाइसन ग्रुप की तरफ से। एक बार समझेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं जहां तक टाटा स्टील के लिए सवाल है, बट कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आती हुई दिख रही हैं जहां तक जो पुरानी टाटा स्टील थाइसन ग्रुप की डील का सवाल है। आइए, भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए, करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून भसीन साहब। बाजार तो कमजोर है, 400 के लेवल पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बताएं सर, इस समय आपकी क्या रीडिंग है बाजार के मूवमेंट की? तो दीपांशु देखिए, डाउ फ्यूचर्स एक तरफ चल रहा है और आप आज यहाँ सब कुछ ही शॉर्ट है, फ्रॉम द निफ्टी टू स्टॉक्स, एवरीवन इज शॉर्टिंग ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट आई डोंट थिंक यू मे बी सरप्राइज टुमारो। अगर क्रूड की तेजी खत्म हो गई तो थोड़ा सा रिसेशनरी ट्रेंड है, बट इंडिया में तो कोई ऐसी दो राय नहीं। Aviation, hotels, these are doing excellent business. So everything cannot be mixed up in one, US data point. और इस कारण से I think now is a very, very good time for us to dealing from that. और मुझे लगता है कि India can relatively outperform inflationary pressures and others. So I think you will be surprised on the morning. Let's keep fingers crossed. I have सुबह आपको टाटा मोटर और L&T दिया था, they are holding firm. अब मेरे पे 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। प्लीज बताएं। देखिए दीपांशु, तीनों ही रिलेटेड है फ्यूल से। तो सबसे पहले आप ऑटो में लीजिए मदरसन सुमी। मदरसन सुमी इज लार्जेस्ट प्लेयर नाउ, जो उसका बाकी बिजनेसेस में ओईएम था, नाउ इवन इन सेमीकंडक्टर दे आर वेरी एक्टिव। और मुझे लगता है देयर विल बी अ बिग आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम मदरसन सुमी इन द कमिंग क्वार्टर्स एज यूरोप गेट्स बैक टू नॉर्मलसी। 114.15 में लीजिए, 111 का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट। दूसरा पिक है नौकरी। नौकरी इज डूइंग एक्सीलेंटली ऑन द वेजेस साइड, ऑन द हायरिंग फ्रंट, और मुझे लगता है इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 3600 कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 3520, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 3750। एंड थर्ड पिक वुड बी अनबिलीवेबली अनडिलायबली द बेस्ट गेनर, इंडिगो। फ्यूल प्राइसेस घटने का मतलब इंडिगो के एवरेज यील्ड्स विल गो अप, और आप देख ही रहे हो कि एयरपोर्ट में जगह नहीं है, फ्लाइट्स नहीं मिल रही। तो 1635 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1600, 1725 का टारगेट। तो ये आपके लिए है इंटरग्लोब एविएशन, जिस पर आपको करके चलनी है खरीदारी। इन्फो एज, जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी, और साथ ही मदरसन सुमी, जो अब संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल भी इसका नाम है, वहां पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। तो 3 पिक्स भसीन साहब की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए,
और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए जय के पास चलते हैं और उनकी कॉल लेते हैं। जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, ये मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स है सिलेक्टिवली स्टॉक्स या सेक्टर्स में कहूंगा जिसमें एक आपको तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज वीकनेस भी है। सो जैसे आईटी एक सेक्टर हो गया जिसको हमने 2 दिन से पकड़ा और उसमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी। अब सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं इनफैक्ट, बट एक स्टॉक है जो है रामको सीमेंट्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। 595-600 के आसपास आप इसके खरीदे। इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त बन रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे कॉल दे रहा हूं मैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो डाउन साइड में होना चाहिए वो है 583 पर। सो 583 पर स्टॉप लॉस लगाकर रामको सीमेंट्स को आप खरीदे। यहाँ पे दीपांशु 2 टारगेट्स बन रहे हैं। पहला तो है 621 एंड दूसरा है 632। सो 521, 632 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे रामको सीमेंट। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो एक अच्छा बेस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है, प्रीएम कर रहा हूं कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आपको देखने मिलेगा। एंड एक अच्छा मोमेंटम काफी ओवरसोल्ड के बाद एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, दैट टू विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एंड वीकली चार्ट्स पर भी काफी ओवरसोल्ड है। एंड सो दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि अमॉन्ग ऑल द सीमेंट स्पेस जहां तक आपको अल्ट्राटेक भी सही लगेगा, ग्रासिम भी अच्छा लगेगा, बट मुझे रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू और पैटर्न वाइज रामको सीमेंट ज्यादा पसंद आ रहा है। रामको ज्यादा पसंद आ रहा है इस समय। सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है, कुछ तो एक्शन बन रहा है सर सीमेंट स्टॉक्स में। अल्ट्राटेक भी थोड़ी देर पहले मूवमेंट दिखा रहा था, वो इतने खराब बाजार में। अल्ट्राटेक और छोटे सीमेंट स्टॉक्स भी थोड़े थोड़े ऊपर आ रहे हैं, अच्छी बात है, फोकस आ रहा है। आइए बिगुल अगला सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। बताएं सर। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में। इसने अच्छी तरह अपने 1100 के लेवल को होल्ड किया है थ्रू आउट द डे। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड 5 के ऊपर उसने ऑलरेडी कल एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी, तो मुझे लग रहा है ये रिवर्सल के अच्छे संकेत है। प्लस इसका जो RSI है उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपनी सीक्वेंस से, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छा मोमेंटम नजर आना चाहिए अगले कुछ दिनों में हेवल्स में। तो खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लगाना है 1085 पे। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1130 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 1155 का। खरीदारी करनी है के फ्यूचर्स में। तो हैवेल्स पर करें खरीदारी। 2 बाय कॉल्स आई हैं, रैमको अभी और हैवेल्स। भसीन साहब तो ऑफ कोर्स अपने व्यू दे ही चुके हैं और सेठी साहब ने दिया, बट ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ बाय कॉल्स भी आ रही हैं। आईजीएल पर भी थोड़ी देर पहले मोदी जी का कॉल आया था, तो रखिए नजर। कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय बाउंस बैक के मूड में आपको दिख रहे हैं, वहां पर मौका बन रहा है। निफ्टी भी अब 15450 के ऊपर आते हुए दिख रहा है, थोड़ा इंडेक्स लेवल पर भी मूवमेंट है। डाउ फ्यूचर्स भी अब 400 पॉइंट ही नीचे है, तो करीब 100 पॉइंट की रिकवरी आपने डाउ फ्यूचर्स में आती हुई देखी है थोड़ी देर पहले के निचले स्तरों से। इस बीच जो टाटा स्टील थाइसन ग्रुप की खबर थी वो मैं आपको एक बार उस पर डिटेल्स दे देता हूं। जो थाइसन ग्रुप टाटा स्टील एक जॉइंट वेंचर बनाने वाले थे यूरोप में, आपको याद होगा यूरोपियन डेट को इस जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर करने वाला था टाटा स्टील। उस डील को झटका मिला है क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने, यूरोपियन यूनियन ने इस डील के खिलाफ आपत्तियां जताई थी और इसलिए ये डील नहीं पूरी हो पाई थी। फिर ये मामला कोर्ट में गया था और अब यूरोप के कोर्ट ने भी इस डील के खिलाफ ही अपना फैसला सुनाया, यानी कि ये डील आगे नहीं जा सकती। यूरोपियन कमीशन के हित में ये फैसला सुनाया गया है जो उनका वीटो था इस डील को लेकर। तो टाटा स्टील के लिए नेगेटिव खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, तो अब खबर पर क्या कुछ और रिएक्ट करेगा। 3 साल से डील पर ऑलरेडी रोक लगी हुई थी, बट जो कोर्ट का भी इनका रास्ता था वो भी अब बंद हो चुका है। ये आपके लिए समय खबर आती हुई दिख रही है, तो टाटा स्टील को रखें अपने रेडार पर। डेज लो पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। आशु सर भी कुछ डिटेल्स दे रहे थे। आशु सर, जो हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे उस पर आपको कुछ और भी ऐड करना था सर, बताएं। दीपांशु ने 3 चीजें बोल रहा था। एक अभी अनिल जी जो डेटा बता रहे थे 15,500 की कॉल पे इतने बेचे जा रहे हैं, एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे थे अनिल जी कि जो वॉल्यूम है सारा का सारा ऑप्शन है, उसी में स्मार्ट मनी प्ले कर रहा है।
तो जो भी अनिल जी जहां पे सेलर ट्रैप होगा ना वो स्विंग देखेंगे। अभी आपने देखा कि कल किस तरह से क्लोजिंग हुई थी। आज 15,400 की पुट वाले को जो कल राइट करके गया होगा 15,400, 500, 200, 300 पॉइंट उसको ट्रैप किया। अब अनिल जी यू विल नॉट बी सरप्राइज कि 15,500 की कॉल सेलर को भी ट्रैप कर दे। तो अनिल जी ये जो बैंड है, जो ये 200-300 पॉइंट की वॉलिटिलिटी है, इट इज ओनली एंड ओनली द रिजल्ट ऑफ दीज ऑप्शन राइटर्स कि कैसे ट्रैप्ड होते हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 15,500 का कॉल सेलर भी, इसीलिए अनिल जी स्प्रेड बनाते हैं कि जो पहली मूवमेंट हो जो हम बाय करते हैं, चाहे पुट की तरफ बनाए या कॉल की तरफ, के हमारी फेवर में जाए और उसके बाद हमारे को लॉस होना चाहिए। अनिल जी देखिए ऑप्शन राइटिंग मतलब अनिल जी हम कोई स्टॉक लेते हैं, हम स्टॉक लेते हैं कि ये स्टॉक ये हो जाएगा या एक्स है वाई हो जाएगा, 200 रुपए का 400 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इतने टाइम फ्रेम में हो जाएगा। जो ऑप्शन सेलर है अनिल जी वो टोटली रिवर्स गेम है। ऑप्शन सेलर की जो मतलब ब्रॉड अंडरलाइन थीम है कि इस टाइम तक ये मार्केट यहां नहीं जाएगा, मतलब चाहे नीचे चाहे ऊपर, वो होती है अनिल जी राइटिंग की। जो नॉर्मल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का होता है कि ये नहीं होगा, हो जाएगा, और ऑप्शन राइटर का होता है कि ये नहीं होगा। तो अनिल जी अगर नहीं होगा, सारे लोग कहने लग जाए बहुत ज्यादा कहे ना, तो वहीं पे वो ट्रैपिंग होती है करेंगे। और ये अनिल जी चार्ट्स पे नहीं ट्रैप नहीं कर पाएंगे। रिक्वेस्ट है प्लीज, मतलब मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए कोई डेटा देख लेना, चार्ट मत देखना कभी आप, मतलब मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। और अनिल जी दूसरी चीज लास्टली जो आपने कहा कि सेलिंग बहुत मुश्किल होती है, हमारा टेम्परामेंट होता है, अनिल जी वो बिल्कुल राइट है। अनिल जी हम 200, 300, 400 रुपए का कोई स्टॉक लें, किसी भी भाव का कोई स्टॉक लें, अनिल जी उसमें हमें कितना लॉस हो सकता है? 100%। व्हाट इज द वर्स्ट केस? अनिल जी 100% हो सकता है, लेकिन बढ़ने में तो अनिल जी 150%, 200%, 300%, 400%, और जो हमने इस मार्केट में सुना है, देखा है, व्हाट्सएप पे आता है। तो इसीलिए अनिल जी लॉस 100% और ऊपर तो 300-400 होता है। इसीलिए वो टेम्परामेंट, साइकोलॉजी ह्यूमनली नहीं बन पाती है शॉर्ट करने के लिए, जिसको हम टाइम टू टाइम पे कहते हैं कि चलो अगर आप शॉर्ट नहीं करो, अपने पोर्टफोलियो से तो निकल जाओ भाई, स्टॉक है, सोना नहीं है, स्टॉक है ये। पॉइंट सर, और ये मैं अनिल जी को भी कन्वे करूंगा। 1-2 मिनट का ब्रेक लिया है सर ने, स्टूडियो में नहीं है इस समय वो, बट आपकी जो बात है वो बहुत ही उम्दा पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। और दोनों तरफ ट्रैपिंग हो सकती है, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे पुट राइटर्स कल की तेजी करने वाले ट्रैप हुए थे, आज की मंदी करने वाली भी इजीली ट्रैप हो सकते हैं, जो 15,500 पर कॉल राइटर्स की हम बात कर रहे थे। और थोड़ी थोड़ी रिकवरी के आसार बाजार में इस समय दिख रहे हैं, बट एक जगह जहां पर रिकवरी नहीं हुई है वो है रुपया। हमने रिसेंटली एक पुल बैक देखा था, आई थिंक 2 दिन पहले 78 के ऊपर भी रुपया थोड़ा बंद हुआ था, पर आज काफी तेजी से वापस रिकॉर्ड लो पर रुपया आपको देखा 78.29 का जो रिकॉर्ड लो था, आज फिर से रुपये ने उस लेवल को टच किया था। वापस कमजोरी आ रही है। डॉलर में क्या चल रहा है, बाकी करेंसीज के मुकाबले रुपये की क्या स्थिति है, आइए एक बार जरा इस पर भी अपडेट ले लिया जाए नेहा की तरफ से। नेहा बताएं। जी दीपांशु राइटली पॉइंटेड आउट, हमने यहाँ पर बहुत तेज गिरावट आज रुपए में आते हुए देखी, और इंटरेस्टिंगली तब जब कच्चा तेल बहुत तेजी से यहाँ गिरा है। हमने ब्रेंट हो या WTI क्रूड हो 5 से 6 हफ्ते के लोस पर ट्रेड करता हुआ देखा, और बड़ी तीव्र गति से गिरावट आई, बावजूद इसके रुपया गिर गया। दरअसल हुआ क्या है, आज रुपया जब खुला तो हमने $1 को 78 रुपये 13 पैसे के पास 6 पैसे कमजोर खुलता हुआ देखा था। 13 जून को हमने पहली बार जो रिकॉर्ड लोज 78 रुपये 29 पैसे के पास बनते हुए देखे थे, और उससे पहले ठीक 3 दिन पहले हमने 77 रुपये 85 पैसे के पास $1 को लेवल छूते हुए देखा था। ये नोट करने वाली बात है कि जून में सबसे तेज गति से यहाँ गिरावट देखने को मिली है, और ऑलमोस्ट 1.25% यहाँ पर रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले। अब हुआ क्या, आज डॉलर इंडेक्स में एक तगड़ा रिबाउंड हमने बनता हुआ देखा। फिर से हम देख रहे हैं कि ये तेज गति से 105 के लेवल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। काफी समय से ये भी रेंज बाउंड था। इसके चलते एशियन करेंसीज में गिरावट आई। जो बड़ी करेंसीज हैं, फिर चाहे आप ब्रिटिश पाउंड देख लीजिए, स्टर्लिंग देख लीजिए, यहाँ पर चाइनीज युआन की बात कर लें, जापानीज येन की अगर बात करें तो ये तो नए नए रिकॉर्ड लोज बनाता चला जा रहा है। ऑलमोस्ट 21-22 साल के लोज पर हम इसे फिर से कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सब में हमने यहाँ पर करेक्शन आता हुआ देखा है। घरेलू इक्विटी बाजार में जो आज प्रेशर देखने को मिला 2 दिन की तेजी के बाद, उसने भी करेंसी का मूड बिगाड़ने का काम किया है। FIIs की तरफ से निकासी जारी है, और मैंने एक आंकड़ा चेक किया जिसमें ये पता चला कि इस साल अब तक तकरीबन 2,71,000 करोड़ से अधिक की निकासी हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है। तो ये वो कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमने रुपए को गिरता हुआ देखा है। लेकिन एक चार्ट मैं स्क्रीन पर लाने की गुजारिश करूंगी, ये हमें देखना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स जहां ईयर टू डेट 9.6% का इसने राइज दिखाया है, बड़ी बड़ी करेंसीज, यहाँ पर मेजर करेंसीज हैं, वो बहुत तेजी से ध्वस्त हुई हैं।
जापानीज येन -18% हो गया है। ब्रिटिश पाउंड की बात करें 10% तक का करेक्शन यहां देखने को मिला है। यूरो 0.5% गिरा है। लेकिन जब हम रुपये पर नजर डालते हैं तो ये गिरावट इस साल अब तक रिलेटिवली कम है। 5.1% की गिरावट अब तक देखने को मिली है। तो रुपया ध्वस्त जरूर हुआ है, गिरा जरूर है, लेकिन बाकी करेंसीज के मुकाबले अभी भी काफी रेजिलियंट है, स्टेडी है। बाकी करेंसीज के मुकाबले रेजिलिएंट है, बट डॉलर के मुकाबले ऑफ कोर्स वो जो परेशानी आ रही है। रिकॉर्ड लो पर आज रुपया एक बार फिर से आपको आते हुए दिखा है। देखते हैं कैसी रहेगी इसकी चाल। लास्ट टाइम थोड़ा हमने इंटरवेंशन भी देखा था आरबीआई की तरफ से। आई एम श्योर आज भी थोड़ा कुछ हुआ होगा, बट नजर रखते हैं उसके अपडेट्स पर लेकर। ये आपके लिए रुपये पर अपडेट आ रहा है। आइए निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर कैसा दिख रहा है बाजार, डेटा क्या बता रहा है आपको? सर 15,500 की हम पुट ऑप्शन लेंगे जो 114 में मिल रही है। ये इन द मनी पुट ऑप्शन हो गई और इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का और टारगेट होंगे इसके करीब 220-230 रुपए के। अब लॉजिक और डेटा मुझे ये दिख रहा है कि एक तो निफ्टी में आज 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और सुबह से ही हम शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं और मंथली एक्सपायरी भी अगले वीक ही है। तो ये काफी शॉर्ट बिल्डअप हो रही है मार्केट में और डॉ फ्यूचर भी हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी 500-450 पॉइंट डाउन है। तो ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, ये शॉर्ट बिल्डअप है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 15,500 की कॉल पे बहुत तगड़ी राइटिंग हो रही है। 78 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और ये सुबह खुला था, उसी समय 70-75 लाख शेयर ऐड हो गए थे। यानी राइटर सुबह ही काफी एक्टिव हो गए थे, जो अभी 1 करोड़ शेयर के आसपास है, 97 लाख। तो ऊपर कॉल्स में काफी राइटिंग हो रही है। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बन रहा है और जो मेजर स्टॉक्स हैं जैसे निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सब में 5-6% ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है बिफोर वी आर मूविंग टू अ मंथली एक्सपायरी और हम लोग नीचे करीब हो सकता है 15,200 की तरफ फिसल जाए, इसलिए हम यहाँ पे पुट ऑप्शन ले रहे हैं। ओके, तो 15,500 की पुट पर खरीदारी की राय 114 के आसपास मिलेगी। डबल होने की क्षमता ये ऑप्शन इस समय रखता है। बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव डेटा है, आज जरूर होल्ड कर रहा है, बट कल के लोज को भी बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बार ब्रेक कर चुका था और डेटा उसमें ये दिख रहा है कि 33,000, 32,900, 32,800 ये सारी इन द मनी कॉल्स में राइटिंग हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी वीक होगी और बैंक निफ्टी हो सकता है 32,500 की तरफ जाए। अभी ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा नहीं बना है, केवल 3% है, बट जो इसमें लॉन्ग्स बने थे कल और परसों उसके अनवाइंडिंग होने का डर है। तो बैंक निफ्टी गिरेगी लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण, यानी बाय पोजीशन कटने के कारण, और निफ्टी गिरेगी शॉर्ट बिल्डअप के कारण, यानी कि दोनों में ही नेगेटिव डेटा दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी में अगर प्ले करना है तो इसकी हम थोड़ी दूर की पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, जैसे कि 32,700 की पुट ऑप्शन मुझे 135 में मिल रही है, ये लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का, आधे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होगा करीब 250 रुपए का डबल का। ये राय आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी और पुट ऑप्शन के लिए। एक बार जरा बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन एक बार फिर से बताएं नितिन जी, और साथ ही निफ्टी के पुट ऑप्शन को बताने के लिए आपको बधाई, क्योंकि आपके बात करते करते 40 पॉइंट निकल गया, बिल्कुल 15,450 पर पुट ऑप्शन लेने की राय दी थी, वो भी इन द मनी, तो सीधे सीधे 40 पॉइंट अंदर आ गए। आई एम श्योर बराबर है सर? जी अनिल जी, अभी 15,500 वाली 132-33 चल रही है, 136-37 गई थी। हम लोगों ने 110-11 पे उस समय बात की थी, बट डेटा बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आज पूरे दिन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन है और 20% का निफ्टी में पूरे मंथ में रेयर ही था कि ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखा है। हमें कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और खासतौर से जितने भी स्टॉक्स हैं निफ्टी के बड़े वाले, सब में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये साइन बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जी एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स और वो स्ट्रेटेजी फिर से बताइए ना सर, कौन सा पुट लेना है? सर बैंक निफ्टी में 32,700 की पुट जो 130 के आसपास है, 130-135, अभी 130 चल रही है, 127 चल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का और टारगेट होगा 250 रुपए का। ओके, तो ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पुट खरीदनी है। निफ्टी 15,500 की पुट ऑलरेडी आपको कुछ अच्छी गेंस वहां पे मिल गई हैं और बैंक निफ्टी 32,700 की पुट खरीद कर चलें। ये है आपके लिए नितिन जी की राय। इस समय गिरावट बढ़ रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अब फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं मुदित जी के रेडार पर कौन सा काउंटर आया है। मुनाफे वाला मुदित। बताएं सर।
देखिए क्लियरली मेटल में ही काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक हम यहाँ पर रिकमेंड करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्रैकडाउन आज के सेशन में स्टॉक में हुआ है। अभी और सेल ऑफ यहाँ से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शॉर्ट करके चलना है वेदांता को यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। करीब 223 रुपये CMP है, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। STBT करके जाने की सलाह दे रहे हैं। फ्यूचर में भी पोजीशन बेच के चल सकते हैं। हमें कल के सेशन में 212 और 208 रुपए तक की करेक्शन इस काउंटर में नजर आती है। स्टॉप लॉस बनेगा 228 रुपए का। जिस तरह के चार्ट्स बनाए, एक हाई लेवल से स्टॉक में लगातार करेक्शन बनाए, कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ऑप्शन के भी जरिए पोजीशन बना के चल सकते हैं। 220 वाला पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करके चलेंगे। 7 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमें कल के सेशन में काउंटर 12 रुपए और 14 रुपए ये टारगेट इस पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 5 रुपए का। देखिए ऑप्शन राइटर्स की भी अगर हम बात करें तो पुट राइटर्स हायर लेवल पे काफी यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट्स पे कोई अब सपोर्ट है ही नहीं। जिस तरह का ब्रेकडाउन स्टॉक में बना है, लग रहा है अभी और सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो STBT करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 212 208 के आसपास हो जा रहे हैं। ऑप्शन के जरिए जो पोजीशन बनाएंगे 12 से 14 तक के अपसाइड मूव 220 वाले पुट ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए का। पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 220 का या फिर फ्यूचर शॉर्ट करिए 212 208 के टारगेट के लिए। वेदांता बड़ा वाला ब्रेकडाउन आ रहा है। कल जितने मेटल्स में हमने एक रिलीफ रैली देखी थी, आज वापस वो सारे फिसलते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच वागले साहब के पास मैं टाटा स्टील के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि आज ओपनिंग का पहला कॉल वागले साहब की तरफ से टाटा स्टील का था। 863 के लेवल पर कॉल दिया था। 840 820 के टारगेट थे। जो पहला टारगेट था वो हिट हो रहा है 840 के नीचे। अब 837 पर आ गया काउंटर। और अभी जो खबर हमने हाईलाइट करी, यूरोप का ये जो जेवी था, हालांकि 3 साल पहले से ही बंद हो गया था इस पर बातचीत, बट जो आखिरी इनके पास रास्ता था उसको संभालने का और यूरोप की डेट को ट्रांसफर करने का, वो भी इनके हाथ से चला गया है। जरा वागले साहब टाटा स्टील अपडेट करें सर, पहला टारगेट हिट। दीपांशु, आपने अगर आज के व्यू से, डे ट्रेडिंग के व्यू से बेचा है तो कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 18 से 20 रुपए 2.5% मिल रहा है। लेकिन मुझे वीकनेस अभी भी दिखता है। पोजिशनली मेरा टारगेट 810 से 800 तक का है, जिसको 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो 810 तक भी ये जा सकता है अगर आप पोजिशनल व्यू लेना चाहते हैं। अगर आज ट्रेडिंग के लिए लिया है तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मुनाफा आप बुक करके चलिए। टाटा स्टील इस पर गिरावट पड़ रही है। आइए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बाजार में, और वो है एम्फी की तरफ से रिक्लासिफिकेशन होता है। साल में 2 बार जारी की जाती है म्यूचुअल फंड लॉबी की तरफ से उनकी लिस्ट, और कौन से स्टॉक्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये हम समझते हैं। तो जुलाई में आने वाली एम्फी की नई लिस्ट, क्या हो सकते हैं संभावित बदलाव, क्योंकि इस बार मार्केट के गिरावट में काफ़ी सारे स्टॉक्स की क्लासिफिकेशन भी बदल सकती है। जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या हो सकते हैं इसमें चेंजेस। तो डेफिनेटली दीप, जैसे कि आपने कहा कि जुलाई में ये जो लिस्ट है वो बाहर आ जाएगी और अगस्त में ये जो है वो नए नियम या फिर नए क्लासिफिकेशन लागू हो जाएगा। इसमें सबसे बड़े जो नए इंक्लूजन है हाल ही में जो IPO आए थे, उनमें से सबसे पहले तो LIC है, इसको लार्ज कैप में इंक्लूड किया जा सकता है, ये काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस कह रही है। इसके अलावा मिड कैप में डिलीवरी, वेदांत फैशन, मदरसन सुमीर वायरिंग जो है उनको इंक्लूड किया जा सकता है। और स्मॉल कैप में तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, कैंपस एक्टिवेयर, रेनबो चिल्ड्रन, पैराडिप फॉस्फेट, तमाम वो कंपनीज है जिनको स्मॉल कैप में इंक्लूड किया जा सकता है। अब शिफ्ट किसको किया जा सकता है, मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो सकते हैं HAL, सबसे इंटरेस्टिंग नाम ये है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक। वहीं लार्ज कैप से मिड कैप में जो जाएंगे, इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग लिस्ट होगी, जो लार्ज कैप से मिड कैप में जाएंगे और जो मिड कैप से स्मॉल कैप में जाने वाले हैं। लार्ज कैप से मिड कैप में जो जाने वाले इसमें टोरेंट फार्मा, IDBI बैंक, HDFC AMC, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे नाम शामिल है। जुबिलेंट फूडवर्क का भी नाम यहाँ पे है। इसके अलावा स्मॉल कैप से मिड कैप में जो जाएंगे, यानी कि जिनका प्रमोशन होगा, वो है टाटा टेली, KPR मिल, तानला प्लेटफॉर्म, फिनिक्स मिल, इस तरह के काउंटर्स है। और मिड कैप में स्मॉल कैप, मिड कैप से स्मॉल कैप में जाने वाले जो स्टॉक्स है उनकी शायद कैटेगरी बहुत बढ़ सकती है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस 12, कुछ 15 नाम सजेस्ट कर रही है। कुछ कॉमन नाम जो सामने आए इसमें जिलेट, एप्टस वैल्यू, इंडिया मार्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, GSPL जैसे काउंटर शामिल है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग लिस्ट होगी जिसको आपको देखना। तो ये है आपके लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स से आज ही एक्शन में दिखे। इनफैक्ट मदरसन वायरिंग पिछले 2 दिनों से थोड़े मूवमेंट दिखा रहा है। इंडिया मार्ट कल एक बड़ा बाउंस बैक आया था, आज भी ट्रेडर्स के रेडार पर एक्टिव है। हैप्पीएस्ट माइंड्स पर भी रखिए नज़र। तो कुछ इंटरेस्टिंग नेम है और कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज भी हैं जो इस रिक्लासिफिकेशन में आ सकती हैं। चलिए, यहाँ पर है हमारी नज़र है जय ठक्कर की कॉल पर। करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन।
बताएं जय। दीप, खरीदना है 15,200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 30 जून की एक्सपायरी का। मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी उसका भी दे रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड द वोलेटिलिटी। एंड देखिए मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे क्लियरली एक रिवर्सल हमें देखने मिला। इनफैक्ट मॉर्निंग में एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और वो आया भी, 100 पॉइंट का लगभग बॉटम से बाउंस आया था। वहां पर हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई, बट देन वो चीज क्लियरली देखने मिल रही थी कि हाई लेवल्स पर होल्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप 117 और 118 के आसपास आप 15,200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 30 जून की एक्सपायरी का आप खरीदें। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 64 का होगा। क्लोजिंग बेसिस रखिएगा इसे जस्ट फॉर टुमारो। एंड हायर लेवल्स पर आपको जो टारगेट 182 से लेकर 214 तक देखने मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दीप, देखिए कि ओवरऑल ब्रॉडर रेंज जो आशुष भी बता रहे 14,700 15,700, ये विद इन दैट आई बिलीव दैट के ये 15,400 के लेवल्स को बार बार टेस्ट करके मार्केट बाउंस कर रहा है, बट देन हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज होता ही है कि 2-3 दफे अगर होल्ड आउट कर जाता है देन यू गेट अ शार्प स्पॉट ऑन द अपसाइड। वो देखने नहीं मिल रहा है। एंड देन एक्टिवली हायर लेवल्स पर जैसे अनिल जी ने कहा कि क्लियरली माउंट एवरेज बन चुका है 15,500, वो भी चीज है फॉर टुमारोज एक्सपायरी। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि फेलिंग टू होल्ड 15,400 इफ होल्ड्स टुडे ठीक है, अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाया कल तो स्ट्रेट इट्स देयर आफ्टर हेडिंग टुवर्ड्स 15,200 जो बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आएगा। तो वहां तक एक मूव आपको देगा एंड दैट्स द रीजन ये 15,200 की स्ट्राइक चूज की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव आप देखिए, सुबह ऐसा था कि 400 के आसपास का सपोर्ट था, 400-450 के रेंज में सपोर्ट था, एंड देन risk reward was favorable for a bounce जो आया। अब risk reward is favorable on the sell side because resistance clearly निकल कर आ रहा है 15,500, जैसे सुबह 15,400 बंद कर आ रहा था। So I think that यहाँ पे पुट ऑप्शन के थ्रू अगर आप ट्रेड करें तो आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर मिल सकता है because there are few sectors, few pockets जहाँ पे आपको डिस्पाइट मार्केट वीकनेस के कारण बाउंस देखने मिलेगा या तो अपमूव देखने मिलेगा, बट ओवरऑल ब्रेथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट में भी टुवर्ड्स नेगेटिव रहेगा। तो ये है आपके लिए कैश का ऑप्शन, 15,200 का पुट ऑप्शन खरीदे। अभी नितिन जी ने 15,500 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की भी राय दी थी, और साथ ही बैंक निफ्टी पर 32,700 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय भी नितिन जी की आई थी। जय की राय 15,200 का पुट ऑप्शन। बढ़ते आगे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त ब्रजेश कुमार, बता रहे हैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर। ब्रजेश बताइए क्या है खबर आपकी? बिल्कुल, ये खबर जो है IDBI बैंक के विनिवेश से जुड़ी है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जिसको हम दीपम कहते हैं, जो विनिवेश का विभाग है, वो और सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। और ये बैठक इस बात पर है कि IDBI बैंकों के विनिवेश के लिए सेबी की तरफ से क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं। इसमें एक जो मुख्य तौर पर बड़ी मांग है कि ओपन ऑफर अगर कोई बायर आता है IDBI बैंक के लिए तो क्या उसको ओपन ऑफर में रियायत दी जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो सरकार की हिस्सेदारी है इसमें करीब 45.5% है, जबकि LIC की करीब 49% हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर कोई बड़ा प्लेयर खरीदने आता है IDBI बैंक को तो क्या उसको सेबी की तरफ से ओपन ऑफर दिया जा सकता है क्या? क्योंकि विनिवेश का कार्यक्रम जो है वो सरकार का है, पब्लिक इंटरेस्ट का कार्यक्रम है, और क्या इसलिए कोई रियायत सेबी की तरफ से मिल सकती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम है, अभी जो नियम है वो ये कहता है कि लिस्टिंग के बाद 5 साल में हिस्सेदारी कम से कम 25% तक लाना होता है, यानी 25% जो है वो पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए। तो क्या इसकी शर्तों में रियायत दी जा सकती है? तो ये जो दो अहम बातें हैं, इन पर जो है सेबी के अधिकारी और डीपीएम के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसकी रियायत दी जा सकती है। साथ ही इस पर जो है रिजर्व बैंक से भी सरकार की चर्चा चल रही है कि क्या वहाँ जो जो प्राइवेट बैंक हैं उनके प्रमोटर का जो हिस्सा है क्या उसको 40% तक रखने को मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो खरीदार आए उसको वो सारी इन शर्तों को पूरा करता हो सेबी की और रिजर्व बैंक की। तो इन सारी बातों को लेकर चर्चा चल रही है, और सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो IDBI बैंक का बड़ा प्रमोटर नहीं बनना चाहती। मुमकिन है कि थोड़ी बहुत हिस्सेदारी इसमें रखी जाए। हालांकि LIC ने शुरू से ही कहा है वो कि बैंक का कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहता है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग खबर है। विनिवेश होगा या नहीं होगा
वो एक बात है जिसके लिए रोड शोज भी आई थिंक शुरू हुए थे, बट क्या रियायत दी जा सकती है, क्योंकि टाइमलाइन आ रही है मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स मीट करने के लिए, और यहाँ पे तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, दोनों प्रमोटर्स कंबाइंड अगर आप देखें। IDBI बैंक रखें इसको अपने रेडार पर। एक्सक्लूसिव खबर ब्रिजेश की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है, ये स्टॉक भी आपको एक्शन में दिखेगा, हालांकि नेगेटिव व्यू है इस समय। थोड़ी देर में अनिल जी से लेते हैं उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। इस बीच जो मेटल्स में गिरावट है, आई थिंक आशु सर की जो कॉल थी NMDC पर, उन्हें उस पर एक अपडेट देना है। आशु जी बताएं NMDC। सवाल दीपांशु कोई स्पेशल अपडेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सब मेटल्स में सारे पैटर्न इतने खराब है। मैं तो बल्कि अनिल जी से पूछना चाहता था, मतलब NMDC तो परसों हमने दी थी कोर्स में। हाँ दीपांशु, बहुत बड़ी गिरावट तो मतलब मेटल्स में चली रही है, और दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि एज इफ देयर इज नो टुमारो फॉर मेटल्स। तो इतना दीपांशु आने के आधे होने के बाद तो क्या अनिल जी से मेरा पूछना है कि मेटल्स बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे क्या? मतलब कोई भाव ही नहीं रहेगा इनका, और या कभी भी ये वापस आएंगे? मतलब क्योंकि आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जिसमें जिसने 2 साल में कमाया उससे बहुत ज्यादा इस फॉल के अंदर दे दिया है, एंड फॉर श्योर दे दिया, और कई स्टॉक्स में दिया और छोटे में ज्यादा दिया है, सेल, नाल्को, NMDC। क्योंकि बड़े में JSW में तो आदमी फिर भी सोचता है कि ट्रेडिंग कर लूंगा, या जिंदल स्टील में ट्रेडिंग कर लूंगा, और पर्टिकुलरली हिंडाल्को में जिस तरह से एक फेवरेट बना था 600 का 300, और ये नाल्को, सेल, NMDC, इनका क्या होगा? इनके भाव आएंगे क्या कभी भी अनिल जी? भाव आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल आ रहा है आशु जी की तरफ से। आशु जी ने आपको बोला है सवाल पूछने के लिए, आप पूछोगे जवाब दूंगा, डायरेक्टली नहीं दूंगा। आपके थ्रू पूछवाया उन्होंने। अनिल जी उन्होंने बोला दीप पूछिए अनिल जी से, तो आशु जी तो मुझे भी पूछ सकते थे, आपके थ्रू पूछवाया तो आप पूछो। क्या रिप्रेजेंटिंग आशु जी, क्या मेटल्स खत्म हो जाएंगे? क्या ये भाव वापस आएंगे? जो सेल आज 60 रुपए एक समय में हुआ करता था, या NMDC जो सबके रेडार पर एक समय होता था, हिंडाल्को जो आधा हो गया, क्या चल रहा है सर यहाँ पे? कौन सा वाला भाव, मतलब क्या सेल में कौन सा वाला भाव देखना है? 40 वाला, 65 वाला जो अभी चल रहा है, 80-90 वाला, 125 वाला, 150 वाला, कौन सा भाव? कौन सा भाव? अब डिपेंड करता है आशु जी, आप पूछो ना आशु जी को। आशु जी पहले कौन सा, 40 वाला या 140 वाला? अनिल जी मैं ही पूछता हूँ आपसे। अनिल जी जी, अनिल जी इंटरमीडिएट जी पूछिए। अनिल जी देखिए, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा था, लेकिन बाई चांस अभी जो मैंने पहले आपको चार्ट्स के लिए और बाकी चीज के लिए बोला था, तो आप 2 मिनट की ब्रेक पे थे। तो इसीलिए मैंने इस बार दीपांशु को बोला अगर अनिल जी हैं तो। अनिल जी देखिए, इस वक्त आपको भी और हमारे सारे पैनलिस्ट के साथ अनिल जी ये जरूर एक्सपीरियंस हो रहा होगा, हर दूसरा फोन आता है कि मैं इस स्टॉक में फंस गया हूं, क्या करूं? और एक चीज अनिल जी, कुणाल जी ने बहुत बढ़िया मतलब चार्ट से हट के सिखाई थी कि अगर 50% स्टॉक नीचे आ जाता है, 40%, 60%, आप किसी को कुछ गाइड नहीं कर सकते। मतलब आप नम हो जाते हैं कि आप नहीं, आशीष जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ, सुनिए ना, कर सकते हैं, या मतलब थोड़ा सा बैड लगता है कि मतलब इतना बड़ा लॉस हो गया। एक मिनट आशीष जी सुनिए, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हर दूसरा फोन आता है कि मैं इसमें फंसा हूँ, उसमें फंसा हूँ, वो तो सही है। देखो 2 चीज है, एक तो पुरानी कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सुख में किसी को याद नहीं आती भगवान की, और आप तो जाहिर सी बात है जो फंसे हुए ट्रेडर्स उनके लिए भगवान है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसके पास प्रॉफिट है वो उसको लगता है कि उसको किसी एडवाइस की जरूरत नहीं हो, तो समझदार है, प्रॉफिट बना रहा है। एडवाइस की जरूरत ही उसी आदमी को महसूस होती है जो नुकसान में, और वो नुकसान करने के बाद ही ढूंढता है कि अब हो गया, अब क्या करूं। बाकी जो प्रॉफिट में उसको तो बोलो मैंने तो सही किया है, मुझे क्या किसी को पूछना है, मेरे से ज़्यादा थोड़ी जानता, प्रॉफिट में बैठा हूँ। इसलिए ये तो सारे फ़ोन आपको आएंगे, मुझे आएंगे, जिसको भी आएंगे वो नुकसान वालों को ही आएंगे। कुणाल जी इसमें कोई दो राय है तो बताइए। अनिल जी बिल्कुल दो राय नहीं है। अनिल जी दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अनिल जी देखिए क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है अनिल जी वो एक पूरी अलग विधा है, तो वो अनिल जी वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का पर्याय नहीं बन सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अनिल जी लोग पैसा खो रहे हैं काफी बड़े पैमाने पर, तो अनिल जी नुकसान तो अनिल जी कहीं पर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। स्टॉक्स में क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है कि हमारा दाम वापस आएगा, इसीलिए वो अनिल जी सवाल करते हैं कि रखना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। और अनिल जी एक बात और मैंने नोटिस की है इस फॉल में कि क्योंकि लोग लगातार जी बिजनेस देखते आए हैं, काफी जागरूक हो गए, बहुत सारे लोगों ने पोजीशंस अपनी एग्जिट की अनिल जी सही समय पर, तो अनिल जी मुझे लगता है कि काफी सुधार हो रहा है। तो इतनी डिसमल पिक्चर नहीं है अनिल जी जितना कि कई बार हमें लगता है। ठीक बात है, लेकिन जहां तक मेटल शेयरों का सवाल है, देखो मैंने एक ज़माने में दीप
यही सेल इसका भाव 5 से 8 रुपए 10 रुपए भी देखा हो। सेल का 8 रुपए 5? ये 2008 की क्राइसिस, 2001-2 की बात है। अच्छा, उस समय की बात है। तब ये 5-5 रुपए में चलता था। देखो, हर स्टॉक का भाव आ सकता है बशर्ते कंपनी चलती रहे। अब इसमें से कौन सी कंपनी है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSPL, JSW स्टील, सेल, जो आपको लगता है बंद हो जाएगी? नहीं, जो लगता है आपको बंद हो जाएगी, नहीं वो मैं नहीं कह रहा होगी नहीं होगी, मैं तो कह भी नहीं रहा हो। जिसको आपको लगता है कि बंद हो जाएगी उसके शेयर बेच डालो, और जिसको आपको लगता है बंद नहीं होगी, समझो फॉर एग्जांपल सेल आप सोचते हैं बंद नहीं होगी, हो सकता है आपको 40 फिर से देखने को मिले, लेकिन आपको 150 भी देखने को मिलेगा। समय होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एक कमोडिटी साइकिल पूरा देखने का दम है कि मैं 8 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो 150 भी होगा। अब इसमें 2 चीज़ होती, एक ये कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो आपका डिसीजन है। काफ़ी लोगों की मानसिकता ये होती है कि मैं लॉस में नहीं बेचूंगा, तो जो लोग ये सोचते हैं कि लॉस में नहीं बेचूंगा उनके लिए भाव आएगा, वक्त कितना लगेगा वो नहीं कह सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि चलो नुकसान हो गया खराब हो गया, अब वो लूंगा जो जल्दी से बढ़ेगा, ज़्यादा जल्दी मेरा नुकसान पूरा करे, ये कॉल आपका है। मतलब हम तो हलवा बना के दे सकते हैं, खाना चलो बहुत ज़्यादा प्रेम है तो चम्मच भी मुंह में दे दें, हाथ से भी दे दें, और ये लीजिए जी, चबाना निगलना तो आपका ही काम है। करेक्ट। सो इसलिए जो आशीष सर का सवाल है उसका जवाब यही है कि सबके भाव आएंगे। अगर आपका टाटा स्टील 1500-1600 का है तो भी आप मुनाफे में बेचेंगे, लिख के रख लीजिए। आपने 600 में हिंडाल्को ले लिया तब भी आप मुनाफे में बेचेंगे, लिख के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबके आएंगे, अगले कमोडिटी साइकिल में आएंगे, ये वाली साइकिल में आप गलत हो गए कोई बात नहीं, अगले में आएंगे। होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और नीचे देखने की ताकत, सिंपल। बिल्कुल, तो ये क्लियर सलाह। बट हाँ, इस समय भाव नहीं आने वाले, आपको होल्ड करना पड़ेगा, वो बात है। वापस 15,400 पे रहे बाजार, क्या वापस इस सपोर्ट से थोड़ी अपमूव आ सकती है या फिर और गिरेंगे? कल के लिए क्या बनानी है स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। 400 पॉइंट नीचे अनिल जी डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको वीकनेस दिख रही है, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट वहां पर, तो 1.25% नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स। यूरोप के बाजार 1.5 से 2% नीचे, कच्चा तेल 4% नीचे, रुपया रिकॉर्ड लो आज छू चुका है। क्या करके जाना है सर? कुछ करना जरूरी है? नहीं तो कुछ मत करो, जाने दें, लर्निंग डे नहीं। दीप क्या है, देखिए आप बंद हो रहे हैं 15,400 जी। आखिरी आधा घंटा मार्केट का क्लियर, स्पेशल 3 बजे के बाद का समय अच्छा नहीं था। रीजन बताता हूँ। 500 पॉइंट वाला डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट आया, लेकिन आप उल्टा वो नीचे ही गए। 15,470 देखा था मैंने, उसके बाद 15,450 आया, निफ्टी पर पुट ऑप्शन दे दिया आपके नितिन जी ने, जय भी आकर पुट ऑप्शन दे गए 15,200 का, और तब से आप देखिए 15,400 आ गया। 15,400 के नीचे बंद नहीं होगा, ये तो 2:30 बजे डेटा के हिसाब से हमने बोल ही दिया था। 15,500 भी पार नहीं होगा, ये भी बोल दिया। तो आई थिंक जो बंद हो रहा है वो ऐसी जगह हो रहा है, गैप से ऊपर या नीचे खुल सकता है। गैप से का मतलब ये कि नीचे अब आपके लिए जो अगला सपोर्ट होगा वो 15,200 से 15,350 के बीच का होगा, जिससे आपके 50 पॉइंट का ही गैप है। ऊपर की तरफ 15,500 से लेकर 15,600 का होगा, ऊपर का 100 पॉइंट का। तो आई थिंक कुछ नहीं नया कुछ करने, जैसे ओवरनाइट पोजीशन रखने। कल आप ओवरनाइट लॉन्ग करके गए, आज हालत ख़राब है। आज शॉर्ट करके जाओ, सपोज डे लो पर बंद हो रहा है। जनरली डे लो पर बंद कब होता है? जब आप कल के लिए भी निराश हों। नहीं तो भाई 3.25 3.30 पे कौन सा धुरंधर है जिसको बेचना? वही तो आदमी बेच रहा है जो ये सोचा कल भी नीचे खुलेगा और गिरेगा। एक हो सकता है डे ट्रेडर जिसको खत्म करके जाना मेरी मजबूरी है, वो चलो छोड़ दो। बट अदरवाइज तो वो आदमी बेचता है जो कल मार्केट को नीचे देख रहा है जी। अगर डे लो पे आप बेच के जाए और वापस कल फिर गैप से खुल जाए 500-400 पॉइंट जो डाउ फ्यूचर है, समझो 400 ना गिरे तो। सो आई थिंक ऐसे वोलेटाइल मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में बड़ा उतार चढ़ाव कुछ ना करे तो बता। सबसे बड़ी बात क्या है दीप, आप इंडेक्स ट्रेड करिए ना, और दिन के दौरान भी तो इंडेक्स मौका दे रहा है। आज सुबह आपको बहुत बार मैंने बोला कि 9:08 वाला जरूर सुनना, वहाँ पे ट्रेड बनेगा। आपको देखो कितना बढ़िया ट्रेड, बहुत बढ़िया आज। मतलब वहाँ खुल के आपको करीबन 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे में। इससे ज़्यादा निफ्टी और क्या देगा आपको? सो आई थिंक हल्के रहिए। जो पोजीशन है, अगर आप लॉन्ग है 15,200 का पुट रखिए, शॉर्ट है 15,600 का कॉल रखिए, 15,700 का कॉल रखिए, ताकि कोई बड़ा मूव इधर से उधर आ जाए तो उसके लिए आप हेज हैं। बैंक निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग हैं 32,500 का या 32,300 का पुट ले सकते हैं, शॉर्ट हैं तो 33,000 का या
300 का आपकी जो मर्जी हो वो कॉल ले सकते हैं। हेजिंग के साथ आप जा सकते हैं, स्पेशली हेजिंग लोअर साइड पर जरूर कर लें, लॉन्ग साइड पे करें अगर शॉर्ट साइड की आप हेजिंग करें, अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जा रहे हैं कल के लिए तो हेज जरूर है, बस ये मेरी राय है। अंडरस्टूड सर, हेज जरूर है, नहीं करना है कुछ तो नहीं करिए, अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। कल वीकली एक्सपायरी भी है, क्या पता और वॉलेटाइल हो जाए बाजार। आज तो आपने बड़े स्विंग्स ऑलरेडी देख लिए। आइए वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, जानते हैं बैन से बेनिफिट में। आरबीएल में एक बड़ा रिबाउंड आया था, आज 3.5% ऊपर है। बैन लिस्ट में आरबीएल और इंडिया बुल्स हैं ही। आशीष बताइए क्या होंगे बदलाव यहाँ पर? दीपांशु 2 स्टॉक और आ जाएंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 85% है, आरबीएल बैंक 84% है, तो ये दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। इसके अलावा 2 स्टॉक ऐसे हैं जो पूरी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सन टीवी को देखिए, 118% होगी यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन में, तेजी से यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। दूसरा नाम है डेल्टा कॉप, ये बॉर्डर लाइन के करीब ही है, 95.3% है, 95.3%, तो यहाँ पर इसने 95 के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। डेल्टा कॉप ये भी पॉसिबिलिटी बना रहा है, लेकिन सन टीवी तो पक्का हो गया 118% पे कि स्टॉक जो है बैन पर आएगा। सन टीवी ये बैन में आने की तैयारी में बिल्कुल, और आज 9% गिरा है सन टीवी। ये काफ़ी बड़ी गिरावट हमने सन टीवी में आती हुई देखी भी है। एक बार जरा इसके चार्ट पर राय भी ली जाए। मुदित जी जरा सन टीवी पर व्यू दें सर, आज जो भारी गिरावट है ये कल शायद बैन में भी आ सकता है, क्या करना है इसकी पोजीशन में? दीप, स्टॉक में अभी और करेक्शन देखने को मिलेगी। जिस सपोर्ट से स्टॉक भागा था उस सपोर्ट के पास ही ट्रेड हो रहा है। जैसे ही स्टॉक में 405 का ब्रेकडाउन आएगा, ये स्टॉक 380 और 370 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशन है तो हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। जिस तरह के क्लोजिंग देखने को मिल रही है, हमें लग रहा है 405 का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उसके बाद ये स्टॉक 370 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। ये है आपके लिए इस समय सन टीवी जो बैन में आने की तैयारी में। नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 1-2 कॉल्स जल्दी से या 1-2 स्टॉक्स पर जल्दी से एक्सपर्ट्स का अपडेट भी ले लिया जाए, जिस तरह से आज की गिरावट रही है। यूपीएल काफ़ी भारी गिरावट आज रही है, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था। सुबह सुमित जी ने सेल कॉल भी दिया था इस पर, और काफ़ी तेज़ गिरावट भी हुई है। सचिन जी यूपीएल पर ज़रा राय दें, आज अगर किसी ने पोजीशन ली है क्या करके जाना है, और कल के लिए और वीकनेस देखते हैं इस पर? दीपांशु, क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड तो काफ़ी वीक ही रही है। इनफैक्ट लगातार 3 हफ्तों से हम एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस देख रहे हैं, कहीं पर भी मेजर रिलीफ मिली नहीं है, तो पुलबैक्स काफ़ी फ्रेजाइल है। एंड मुझे लग रहा है उसी वजह से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, अराउंड 630-635 के आसपास का। एंड मुझे लग रहा है पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लगभग 600 का एक पहला इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो लगभग 560 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। 635 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा कल के सत्र में। तो ये है आपके लिए इस समय यूपीएल जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इस पर भी बन रहा है। एक स्पेशल पिक दे रहे हैं राकेश जी कुणाल जी, चलते हैं उनके पास। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है और बेचना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, और आज एक फ्रेश सपोर्ट है 2550 का एक सपोर्ट था स्टॉक के लिए, वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो सपोर्ट है वो सीधा 2400 रुपए के रीजन में दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है रिलायंस पर प्रेशर बना रहेगा। ओवर टू राकेश। दीपांशु, रिलायंस के अंदर ब्रेकडाउन है, मेजर सपोर्ट टूटा है, तो रिलायंस में बिकवाली की राय है 2535, 2535 का स्टॉप लॉस है, 2450, 2450 पहला टारगेट, 2400 दूसरा टारगेट है, और रिलायंस है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब टूट रहा है, इस पर आपको रखनी है नजर। गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ी देर पहले आशु जी ने भी यहाँ पर एक पुट स्प्रेड बनवाया था, और स्टॉक कमजोर होने की तैयारी में है। आइए जय की एक कॉल है, जय का जैकपॉट। जय बताइए। जी बिल्कुल दीप, बेचना है सिप्ला को। इसका आप इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदिए, ऑलमोस्ट एट द मनी है रहता है उससे 920 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदिए, जो अभी 15.5 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको दीप स्टॉप लॉस लगाना होगा 9 रुपए 60 पैसे का, एंड आपका टारगेट जो पहला वाला बनेगा वो है 22.90, एंड सेकेंड टारगेट जो देख रहा हूं मैं वो है 26 का।
सो 22, 90, 26 ये दो टारगेट्स के लिए आप 920 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे सिप्ला का। एंड मुझे ऐसा लग रहा है देखिए इसमें अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी फार्मा इंडेक्स को। बट ये टाइम जो इसमें एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है राइट फ्रॉम मंथली चार्ट्स टू वीकली चार्ट्स, एंड एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकडाउन है दीप इसमें क्लोजिंग बेसिस पर और भी क्लियर है। उसको रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद फिर से इसमें एक गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट आज अच्छा शॉर्ट एडिशन भी हुआ है इसमें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिप्ला अमॉन्ग दी फार्मा पैक जिसने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है, नाउ वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, एंड एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे शॉर्ट्स देखने मिल सकते हैं। स्पॉट में जो टारगेट इसके बन रहे हैं वो 890 से लेकर 875 तक के बन रहे हैं पोजिशनली। तो ये है आपके लिए सिप्ला पर 920 का पुट खरीद कर जाने की राय जय की तरफ से। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बेहद कमजोर आपको आज बाजार का एक्शन है। कल हमने देखा था लगभग 300 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ था। आज ऑलमोस्ट कल की सारी गेंस आपने गिव अप कर दी हैं। 250 पॉइंट नीचे निफ्टी 15,400 के एग्जैक्ट लेवल पर क्लोजिंग के लिए तैयार है। 32,800 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग पर आपके लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। कमजोरी लगभग सभी सेक्टर से आती हुई देखिए। यूपीएल आज का टॉप लूजर था, हालांकि मेटल्स में भारी पिटाई हुई है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दमदार बिकवाली यहाँ पर हुई है। 5 से 6% की गिरावट यहाँ पर देखिए आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% नीचे था। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर 3% की बिकवाली दिखी। बैंक यहाँ पर वीकनेस आपको आती हुई दिखी। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, आईटीसी जैसे काउंटर्स में भी कमजोरी रही। बीपीसीएल, हीरो मोटो डिवीज, टीसीएस, पावर ग्रिड सिर्फ 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने होल्ड आउट करा, अदरवाइज पूरा बाजार नीचे था। वायदा कारोबार, सन टीवी बैन में आने की पूरी संभावना 8.5% टूटा। हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसपीएल सारे के सारे मेटल्स सबसे ज्यादा थे गिरावट में। चंबल फर्टिलाइजर, इंडिया बुल्स हाउसिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, गोदरेज प्रॉपर्टीज, वोल्टास, डीएलएफ, एल्केम, सेल, ट्राइडेंट, अदानी एंटरप्राइजेस, मेट्रोपोलिस कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस देखी। आरबीएल बैंक सरप्राइजिंगली इसने होल्ड आउट करा है 3.5% ऊपर। एचपीसीएल, महानगर गैस, इंटरग्लोब एविएशन, बिरला सॉफ्ट, टाटा कम्युनिकेशंस, हीरो मोटो और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कुछ स्टॉक्स जहां पर हल्की खरीदारी आई है। फाइनल फिगर्स आने की तैयारी में है। एक बार क्लोजिंग फिगर्स हैं, उससे पहले आज शाम के लिए क्या क्या करी है तैयारी है मैं आपको बता देता हूं। ये खबरें आपको चौंका सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि देश में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले मुंबई में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सिर्फ 1 साल में 6 गुना बढ़ गई है। मुंबई में 2020 में 5600 हार्ट अटैक के मामले आए थे। 2021 के पहले 6 महीने में ही 18,000 हार्ट अटैक के मामले सामने आते हुए दिखे हैं। ये आंकड़े भले ही डरावने हैं, लेकिन इस डरावने सच की तह में जाना भी बेहद जरूरी है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की क्या है वजह, हेल्दी युवा भी इसकी चपेट में आखिर क्यों आ रहे हैं, कहीं ये पोस्ट कोरोना इंपैक्ट तो नहीं, और क्या इससे बचने के हैं उपाय। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनिल शर्मा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के, डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी एक सीनियर फिजिशियन। तो देखिए शाम 6 बजे हार्ट पर किसका अटैक। इसके साथ ही अनिश्चित बाजार में अगर नया निवेश करना चाहते हैं तो कहां बन रहे हैं मौके, और पहले से चल रहे निवेश पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। जानेंगे उथल पुथल भरे बाजार में निवेश की रणनीति पर खास चर्चा 6:30 बजे मनी गुरु में। बाजार में नया निवेश कहां करें, हमारे साथ होने वाले हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तागी। इसके साथ ही शाम 6:40 पर बताएंगे लक्ष्य अनुसार कौन सी कैटेगरी और कौन से फंड में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड की खासियत। हमारे साथ होंगे मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट। और महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, क्या समीकरण यहां बन रहे हैं, हर बात और हर अपडेट आपको देंगे। कौन बनेगा सेनापति। इसके साथ ही ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल आपको बहरा बना सकता है। फ्रांस में करीब 2 लाख लोगों पर हुई स्टडी में यह पाया गया है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ईयरफोन के। तो इंडिया 360 में आपको बताएंगे ईयरफोन आपके कानों को पहुंचा रहा है नुकसान, और कैसे आप रख सकते हैं अपने कानों का ध्यान। जरूर देखें ईयरफोन कान मौन। और कई सारी और दुनिया की बड़ी खबरें आपके सामने होंगी इंडिया 360 में। तो आज
पूरा पावर पैक्ड हमारा प्रोग्रामिंग है रात की, इसे आप मिस नहीं करिए कमोडिटी बाजार के एक्शन को, क्योंकि कच्चे तेल में आज बड़ा ब्रेकडाउन हमने आते हुए देखा है। मृत्युंजय भी हमारे साथ है। मृत्युंजय, अमेरिका में कुछ टैक्स घटने की बात चल रही है, एक मीटिंग भी होने वाली है व्हाइट हाउस में, और वैसे भी कमोडिटीज़ में जो ब्रेकडाउन आया है उसका भी एक्शन है, तो ये पूरा एक्शन बताएंगे। उससे पहले हमारे सारे एक्सपर्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। आशु सर, मुदित जी, जय वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी और ऑफ कोर्स सचिन जी, आपका भी कल आपसे फिर से करेंगे मुलाकात वीकली एक्सपायरी के दिन। पर मृत्युंजय है तैयार। मृत्युंजय बताएं, कच्चा तेल इतनी बड़ी गिरावट? बहुत तेज गिरावट है दीप, और अभी भी खबर ये आई है, ये खबर हमने सुबह दिखाई थी कि अमेरिका में गैसोलीन पर टैक्स घट सकता है, और अभी ताज़ा अपडेट ये एपीए के हवाले से खबर आई है कि ये 3 महीने के लिए सस्पेंड बाइडेन गवर्नमेंट कर सकता है टैक्स को, जो अभी गैसोलीन पे लगता है, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट क्रूड के मार्केट पर दिख रहा है। अभी भी करीब करीब 5% के आसपास की गिरावट है कच्चे तेल में, और इसके अलावा मेटल में और सिल्वर में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस गिरावट पर आपके लिए बाइंग का मौका है, आपको बाइंग करनी चाहिए, या अभी गिरावट और बाकी है?